हाय एवरीवन, विद दैट दिस साइड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी, दैट इज द रिवर्सल स्ट्रेटजी। देखिए, रिवर्सल स्ट्रेटजी पढ़ते वक्त आपको फर्स्ट तो पता होना चाहिए रिवर्सल ट्रेडिंग होता क्या है। रिवर्सल ट्रेडिंग इज नथिंग बट पुल बैक ट्रेडिंग। ओके, पुल बैक ट्रेडिंग होता क्या है मैं आपको स्पेशली बता देती हूँ। आप में से मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जसप्रीत सर, वी आर द पुल बैक ट्रेडर्स। हमें पुल बैक पे ट्रेड करना अच्छा लगता है। पुल बैक कहीं से भी हो, नीचे से हो, सपोर्ट से हो, तो हम लोग हमेशा बाइंग करते हैं। रेजिस्टेंस से हो तो वहां पे हम लोग ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर सेलिंग पे जाते हैं। तो हमेशा याद रखना है, पुल बैक ट्रेडिंग इज नथिंग बट रिवर्सल। आपका स्टॉक सपोर्ट तक तो आ जाता है, लेकिन वहां से सपोर्ट नहीं लेता है। वो स्टॉक, सॉरी, सपोर्ट तक तो आता है लेकिन सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है। कल हम लोगों ने ब्रेकआउट देखे, एक तो सपोर्ट का ब्रेक होना है या रेजिस्टेंस का ब्रेक होना। अब ये ब्रेक करने से पहले ही यू टर्न ले लेगा। ऐसे स्टॉक्स जो ब्रेक करने से पहले ही, विजय राठौड़ सर, वो यू टर्न ले लेंगे, ऊपर की रेंज दिखाएंगे, जिसे कहा जाता है पुल बैक ट्रेडिंग। ओके, आप भी कैसे, कभी कभी होता है ना, कहीं जा रहे हो, बीच में ही कुछ भूल गया तो यू टर्न लेते हो, वैसे ही ये स्टॉक्स भी ना यू टर्न लेते हैं। सपोर्ट से यू टर्न लिया तो बाइंग करनी है, रेजिस्टेंस से यू टर्न लिया तो सेलिंग करनी है। चलो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जाके बता देती हूँ कि कैसे यू टर्न लेते हैं। जस्ट 1 मिनट। अभी के लिए यहाँ पे चलो। देखिए, स्टॉक में इतना तो अभी तक हम लोगों को, सब लोगों को पता है रोशनी मैम, कि हमारा एक सपोर्ट होता है, एक होता है रेजिस्टेंस। इतना तो सबको पता चल चुका है। अब देखिए, स्टॉक नीचे आते वक्त या ऊपर जाते वक्त वो स्टॉक ब्रेक नहीं करता है अपनी रेंज। याद रखिए, स्टॉक अपनी रेंज ब्रेक नहीं करेगा। स्टॉक नीचे आ रहा है तो ये यहां तक तो आएगा, लेकिन इस लेवल से पुल बैक लेगा, इस लेवल से रिवर्सल लेगा। और ये लेवल कौन सी है? सपोर्ट की लेवल है, राइट। ये सपोर्ट की लेवल है, यहीं से ये ऊपर जाने के लिए रेडी होगा। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बुलिश रिवर्सल। दीज आर द बुलिश रिवर्सल। जो भी सपोर्ट पे रिवर्सल्स मिलते हैं वो बुलिश रिवर्सल्स होते हैं। फिर वही स्टॉक रेजिस्टेंस के पास काम कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, इसने रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया। विजय सर, शिव सर, ये यहीं से नीचे आ गया। इसने क्या किया, इसी वे से यू टर्न ले लिया, दैट इज रेजिस्टेंस से ये नीचे आया। अब देखिए, जब रेजिस्टेंस से नीचे आता है ना ये स्टॉक, तो क्या करना होता है? रेजिस्टेंस पे नीचे आता है तो सेलिंग करनी होती है। अच्छी कैंडल देखो, वहां पे सेल कर दो। लेकिन जब यहाँ पे आता है स्टॉक, दैट इज बुलिश रिवर्सल पे आता है, तो ये होता है आपका बाइंग का कैंडिडेट, दैट इज स्विंग ट्रेडिंग का कैंडिडेट। ये क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग का कैंडिडेट होता है। और यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको दो स्ट्रेटेजी पढ़ाऊंगी, एक कैलकुलेशन के बेसिस पे पढ़ाऊंगी, एक इंडिकेटर के बेसिस पे। काफी सारे स्विंग के लोगों ने ये कैलकुलेशन वाली स्ट्रेटेजी करी होगी कि कैलकुलेशन पे रिवर्सल कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन हम लोग इस क्लास में फोकस करेंगे कि इंडिकेटर के बेसिस पे रिवर्सल कैसे फाइंड आउट करने हैं। अगर आपने ये कर लिया तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, आगे जाके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब अगर आपने ये कर लिया। अब देखिए, हमें पुल बैक ट्रेड होना मतलब इतना तो अभी तक पता है। पुल बैक मतलब आपका पॉजिटिव पुल बैक भी होता है, निगेटिव पुल बैक भी होता है। पॉजिटिव पुल बैक क्या है? बुलिश रिवर्सल है, दैट इज द बुलिश रिवर्सल है। स्टॉक नीचे तो गिर रहा था, लेकिन गिरते वक्त इसने सपोर्ट से फिर रिवर्ट हो गया, वहीं से अब हमारी बाइंग बनेगी। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने जो सपोर्ट पे देखा था, सपोर्ट पे एक चीज देखी थी हम लोगों ने, सपोर्ट कब ड्रॉ होता है guys? एक रेड कलर के कैंडल के अगेंस्ट कौन सी कैंडल होनी चाहिए? ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, तभी सपोर्ट बनता है, राइट। इतना तो क्लियर है सबको। एक रेड कलर के अगेंस्ट ग्रीन कैंडल बनती है तो वो रेड कलर की बॉडी आपका सपोर्ट होती है, राइट। रेड कलर की कैंडल का बॉडी क्या होता है? आपका सपोर्ट होता है। तो हमेशा इस सपोर्ट का पहले तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, अब देखिए, इस पे अलग अलग लेवल पे आपको काम करना होता है। ओके, यहाँ पे कौन सी कैंडल्स बन सकती है? पहले तो यहाँ पे आपका फर्स्ट बनता है बुलिश हरामी, लेकिन जिसमें हम लोग बाइंग करते हैं मदर कैंडल का हाई टूटने के बाद। ओके, सेकंड बनता है पियर्सिंग कैंडल, थर्ड बनता है आपका एनगल्फिंग पैटर्न, और फोर्थ बनता है हैमर, जिसपे सबसे अच्छी बाइंग आती है। ये कैंडल्स बनते हैं अगर पुल बैक पे, दैट इज द रिवर्सल पे, अगर ये कैंडल बने तो याद रखिए ये कैंडल सबसे अच्छे होते हैं बाइंग करने के लिए।
अभी तक कल हम लोगों ने क्या देखा था, सपोर्ट का ब्रेक होना या रेजिस्टेंस का ब्रेक होना, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ बुलिश ब्रेकआउट है, सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ये बियरिश ब्रेकआउट है। लेकिन इस क्लास में हम लोग इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करेंगे पुल बैक ट्रेडिंग के लिए। दैट इज स्टॉक नीचे तो आ रहा था, लेकिन नीचे आते वक्त इसने यहीं से यू टर्न लिया और ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, दैट इज बुलिश रिवर्सल है। और यहाँ पे जो वर्किंग प्रोफेशनल है उन्हें एक ही काम करना है, बुलिश रिवर्सल के स्टॉक लेने हैं और उनपे स्विंग ट्रेड करना है। ओके, ये स्टॉक आपको ज्यादा से ज्यादा 1 वीक तक रखना पड़ेगा, लेकिन 1 वीक के बाद हमेशा इसके रिटर्न्स आते ही आते हैं। मोस्ट ऑफ द रेयर केस में ये 1 वीक तक रखना है, अदरवाइज ये भी रखने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 दिन में ही रिटर्न आ जाते अगर ये स्टॉक आपने ऊपर के लेवल पे ले लिया। देखिए, यहाँ पे जब भी स्टॉक आता है, याद रखिए, आप कोई भी स्टॉक ले लो, हमेशा स्टॉक में एक रेंज होता है। आपको स्टॉक्स डायरेक्ट सॉरी आपके स्टॉक डायरेक्टली एक साथ ऊपर या नीचे नहीं करते हैं। हमेशा याद रखिए, स्टॉक ऊपर जाता है ना, स्टॉक के कुछ फेजेस होते हैं, स्टॉक हमेशा एक फेज में ऊपर जाता है। अभी फर्स्ट फेज होता है इसमें से एक्यूमुलेशन जोन ऑफ द स्टॉक। एक्यूमुलेशन जोन ऑफ द स्टॉक क्या होता है, जब भी एक्यूमुलेशन होता है स्टॉक का मतलब, अब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ, कोई भी चीज अगर महंगी हो जाती है तो हम लोग कम खरीदते हैं घर पे, राइट। अगर कोई भी चीज महंगी हो जाती है तो नॉर्मल हाउस होल्ड में कम लिया जाता है। ओके, वही अगर आपकी सस्ती हो जाए तो उसका स्टोरेज भी किया जाता है, राइट। अगर सस्ती हो जाती है, नॉर्मल एग्जांपल है नॉर्मल लाइफ का, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई नहीं करता है, सब लोग करते हैं घर पे। ओके, ये सब लोग करते हैं। अगर कोई चीज सस्ती हो जाती है तो हम लोग उसका थोड़ा सा हमें हमारे पास स्टोरेज रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और एक चीज बता देती हूँ, जो मेट्रोज में रहते हैं, अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो कभी कभी मेट्रो का भी यूज करा जाता है ना, राइट। जो मुंबई पुणे या फिर दिल्ली में रहते हैं, अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो कभी कभी हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज करते हैं, राइट। तो हमें वैसे ही याद रखिए, जब स्टॉक सस्ता हो जाता है ना, वहां पे इंस्टीट्यूशंस बाइंग करने के लिए आती है। जैसे आपका यहाँ पे होता है ना, जब आप घर के लिए स्टोरेज कर रहे हो या फिर पैसे बचाने के लिए कर रहे हो, वैसे ही इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, जब स्टॉक सस्ता मिलता है तो ये अपनी बाइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के जैसे बीच में बाइंग नहीं बनाते इंस्टीट्यूशन, ठीक है। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर मतलब हमारे जैसे गधे होते हैं जो बीच में बाइंग बनाते हैं। बीच में बाइंग कभी नहीं बनानी है, याद रखिए, बीच में बाइंग कभी नहीं बनानी है। श्यामल सर, आपको नहीं, मैं खुद को भी बोल रही हूँ, ठीक है। सर ऐसे देख रहे हैं, गधे बोल रहे हो, सारे रिटेल इन्वेस्टर्स गधे हैं। इंस्टीट्यूशन स्मार्ट पर्सन है, स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन से आता है। ओके, रिटेल इन्वेस्टर सारे इसी रेंज में आते हैं। वो मैं हूँ, आप हो, या फिर कोई भी रिटेल इन्वेस्टर हो, वो इसी रेंज में आता है। अब देखिए, हमें क्या करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस के साथ एक्युमुलेशन जोन में स्टॉक को बाय करना है। ओके, आगे से हमें इंस्टीट्यूशंस के साथ बाइंग करनी है। और ये बाइंग कब बननी चाहिए, जब इंस्टीट्यूशंस अपनी बाइंग बनाते हैं। वो कब बनाते हैं, वो एक्युमुलेशन फेज में बनाते हैं, जब किसी भी स्टॉक में लाइट और चॉपी वॉल्यूम के साथ उसी रेंज में अगर स्टॉक बार बार आपका स्टक हो जाता है। याद रखिए, इंस्टीट्यूशन जैसे मैंने कल भी कहा था, छोटी बाइंग नहीं करती है, वो लैक्स में बाइंग करेंगे, वो सीआरस में बाइंग करेंगे। ओके, उनकी स्टॉक्स मतलब 1 लाख 10 लाख ऐसे स्टॉक्स होते हैं। हम लोग कितने उठाते हैं, 1000 2000 3000, मोस्ट ऑफ द केस में 5000, राइट। काफी छोटा स्टॉक हो तो 5000 के आसपास स्टॉक लेते हैं, राइट विजय सर। लेकिन इंस्टीट्यूट्स क्या करती है, इंस्टीट्यूट्स 1 लाख 2 लाख या फिर स्टेक्स लेती है कंपनी के, 1% स्टेक लिया, 2% स्टेक लिया, ऐसे इंस्टीट्यूट्स बाय करती है। अगर ये बाय करेंगे इतनी बड़ी तो मोमेंटम भी तो बड़ा आएगा, राइट राजा सर। अगर ये बड़ी बाइंग करेंगे तो मार्केट में मोमेंटम भी बड़ा आएगा। क्यों मोमेंटम आएगा, अगर स्टॉक में कोई भी बंदा, अगर याद रखिए बड़ी बाइंग कर रहा है, तो याद रखिए उसका प्राइस भी बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्राइस को बढ़ना ही बढ़ना है। ऐसे कभी नहीं होता है कि आपका प्राइस यहाँ पे प्राइस, आपका कोई बाइंग कर रहा है वहां पे प्राइस और वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। याद रखिए, वहां पे प्राइस और वॉल्यूम रिलेशनशिप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या देखना होता है, जब भी इंस्टीट्यूट्स बाय करते हैं, पहले तो याद रखिए, जब भी इंस्टीट्यूट्स बाय करते हैं, वो बाइंग करते हैं एक्युमुलेशन जोन में, दैट्स द इनिशियल फेज में, जहां पे आपका लाइट और चॉपी वॉल्यूम होता है और स्टॉक उसी रेंज में बार बार काम करता रहता है। ये उसी रेंज में काम क्यों करता है, इसके पीछे का रीजन बताती हूँ।
इंस्टीट्यूट्स को कभी भी एक साथ ऑर्डर डालने की परमिशन नहीं देता है एनएससी इंडिया। अगर वो एक साथ ऑर्डर डालेंगे, काफी सारी बड़ी फ्लड आ जाएगी उस स्टॉक में, और उसके बाद स्टॉक गिरना स्टार्ट होगा, सडन करेक्शन होगा, सडन नीचे आएगा। तो इंस्टीट्यूट्स को हमेशा आइसबर्ग ऑर्डरिंग दिया जाता है। इंस्टीट्यूट्स जब भी बाय या सेल करते हैं, वो आइसबर्ग ऑर्डरिंग करते हैं। आइसबर्ग क्या होता है? कभी भी आपका स्टॉक वो लैक्स करोड़ से एक साथ क्वांटिटी नहीं बाय कर पाते। उन्हें क्या करना होता है मनदीप सिंह सर? उन्हें करने होते हैं छोटी छोटी अमाउंट्स की बाइंग। ओके, एक लेग हमेशा आइसबर्ग ऑर्डरिंग में याद रखिए, लेग्स के ऊपर बाइंग होती है। आपके अगर किसी इंस्टीट्यूट्स को 1 लाख शेयर बाय करने हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा काफी बार निफ्टी और बैंक निफ्टी करते वक्त भी ना, आपको वहां पे अगर 2000 शेयर से ऊपर जाते हो ना, 2000 स्टॉक से ऊपर जाते हो लॉट से, तो वहां पे एक आपको नोटिस मिलता है। कभी देखा है? वहां पे एक नोटिस मिलता है कि अब ये आपका लिमिट एक्सीड हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर का यहीं तक लिमिट था। वैसे ही स्टॉक में भी एक लिमिट होता है। स्टॉक में भी 10,000 के ऊपर एक लिमिट होता है, हर एक स्टॉक का अलग अलग लिमिट होता है। उससे ऊपर आप स्टॉक नहीं बाय कर पाते हो। तो इंस्टीट्यूट्स क्या करती है, जब उन्हें स्टॉक्स लेने होते हैं ना, वो लेग्स में ऑर्डर डालती है। अगर 1 लाख स्टॉक्स लेने हैं, तो वो 10 लेग्स के 10,000 स्टॉक के आपके 10 लेग्स डालेंगे। कि 10 लेग्स मतलब आपके 10,000 का एक लॉट डालेंगे। ओके, 10,000 स्टॉक का एक लॉट। जब ये पूरा होगा, तभी दूसरा लॉट एक्टिवेट होगा इनका। इसे कहा जाता है आइसबर्ग ऑर्डरिंग। बेचेंगे तो भी इन्हें ऐसे ही बेचना पड़ेगा। जिनकी ज्यादा क्वांटिटी होती है ना, उन्हें लॉट्स में ही लेना पड़ेगा चटर्जी सर, और लॉट्स में ही बेचना पड़ेगा। वो एक साथ नहीं बेच पाएंगे। ये रूल है ये हमारे एक्सचेंज का। अगर वो एक साथ बेचने और खरीदने पे आ जाते हैं ना, पूरा स्टॉक को गिराना और ऊपर लेके जाना उनके हाथ में होता है। ओके, पूरा स्टॉक गिर भी सकता है एक दिन, अगर उन्होंने बेचा एक ही दिन में, और स्टॉक ऊपर भी जा सकता है अगर एक ही दिन में उन्होंने खरीदा। इसे कहा जाता है स्टॉक का एक्यूमुलेशन फेज। अब देखिए, एक्यूमुलेशन फेज में हमेशा बाइंग करते हैं इंस्टीट्यूशन। हम कब बाय करते हैं पता है आपको? हम लोग री एक्यूमुलेशन फेज में बाय करते हैं। हम लोग कब बाय करते हैं? री एक्यूमुलेशन फेज में बाय करते हैं। जब इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी बाइंग बना के थोड़ा सा स्टॉक पॉज हो जाता है, रन करने के बाद थोड़ा स्टॉक पॉज हो जाता है ना, उस फेज को कहा जाता है री एक्यूमुलेशन जोन, जहां पे हम लोग बाय करते हैं। एक छोटा सा ब्रेकआउट देख के हम लोग ऊपर बाय करते हैं। याद रखिए, रिवर्सल जिस कैंडल पे मिलता है ना, उसी कैंडल पे 3:15 पीएम को बाय किया करो। अगर आपका स्टॉक पता है आपको रिवर्सल है, 3:15 पीएम को इस स्टॉक को कभी नहीं छोड़ना है। ऐसे स्टॉक्स में हमेशा बाइंग बनती है 3:15 पीएम को। अगर रिवर्सल ग्रीन कैंडल के साथ अच्छे वॉल्यूम के साथ बन रहा है, तो आपका स्विंग का सबसे अच्छा बाइंग होगा। ओके, 3:15 पीएम से अगर वो स्टॉक मिल जाता है, इंट्राडे करो, निकल जाओ, उसी स्टॉक में दोबारा बाइंग बन सकती है। उसी स्टॉक में आप दोबारा बाइंग बना सकते हो। एक टाइम इंट्राडे करो, मॉर्निंग में मिल रहा है, और शाम को 3:15 पीएम के बाद उसी स्टॉक में बाइंग कर सकते हो। ये हमेशा क्यों करा जाता है? थर्ड फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके, थर्ड फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑफ द स्टॉक। देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज जब इंस्टीट्यूट बेचना स्टार्ट करती है ना, अगेन आपका ऊपर जाने के बाद, स्टॉक तो ऊपर गया है, लेकिन ऊपर जाने के बाद अब फिर से इसमें उसी रेंज में स्टॉक घूमेगा, और लाइट और चॉपी वॉल्यूम रहेगा। उसी स्टॉक रेंज में आपका काम करेगा, और लाइट और चॉपी वॉल्यूम होगा, जिसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके, और फोर्थ फेज होती है जिसे हमें नहीं देखना है, जिसे अवॉइड करना है, दैट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके, स्टॉक का रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज मतलब गिरने वाला स्टॉक एक बार फिर से रिवर्सल दिखाने का ट्राई करता है। गिरने वाला स्टॉक एक बार बीच में ही रिवर्सल दिखाने का ट्राई करता है, वो रिस्की होता है। वहां पे हमेशा आप ट्रैप हो जाओगे। वो अगर मिलता है ना, वो ट्रैप हो जाओगे। तो हमेशा याद रखना है हमें कौन सी फेज चाहिए। हमें एक तो एक्यूमुलेशन फेज में बाय करना है, या फिर हमें, सुधीर सर, कौन से फेज में बाय करना है? री एक्यूमुलेशन फेज, ज्यादा से ज्यादा री एक्यूमुलेशन, उसके ऊपर जाना ही नहीं है। फर्स्ट तो ट्राई करो एक्यूमुलेशन फेज में स्टॉक को बाय करने का। अब देखिए, इससे आइडेंटिफाई करने के अलग अलग मेथड है। ओके, इससे आइडेंटिफाई करने के अलग अलग मेथड है। फर्स्ट आता है आपका हमेशा आरएसआई। ओके, आरएसआई थोड़े लेट सिग्नल देता है इसमें। अगर आरएसआई देखते हो तो थोड़ी सी लेट सिग्नल मिलते हैं। इसका थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट वर्जन यूज करेंगे। ये भी आरएसआई है, लेकिन थोड़ा सा इसका नेक्स्ट वर्जन है, दैट इज स्टोचस्टिक आरएसआई यूज करेंगे। हम लोग क्या यूज करेंगे इसमें? स्टोचस्टिक आरएसआई यूज करेंगे। अब मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगी इसमें, रिवर्सल बाइंग में मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगी। एक सिखाऊंगी स्टोचस्टिक के बेस पे,
और सेकंड सिखाऊंगी आपकी कैलकुलेशन के बेस पे। ओके, जो स्विंग से आए हैं उन्हें कैलकुलेशन का मेथड पता है। ओके, कि 10% या 15% छोड़ के कैसे बाय करा जाता है रिवर्सल का स्टॉक। लेकिन उसमें इतना काम करना पड़ता है ना, कभी कभी ऐसे लगता है ना, विजय सर ने बड़ी अच्छी स्माइल दे दी। ओके, कभी कभी ऐसा लगता है ना, इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है मैं स्टॉक ही ना बाय करूं। ओके, ऐसे लगता है मनीष कुमार सर। मुझे पता है स्विंग वाले बंदे स्माइल करना स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब ऐसे लगता है कि इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है मैं कहा मैम मैं बाय ही ना करूं। ओके, मैं इसका मेथड बता देती हूँ, ठीक है। आपको जिन्हें कैलकुलेशन अच्छे लगते हैं वो कैलकुलेशंस पे करें। मैं बता देती हूँ आपको, अगर इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी पता चल गई ना, आप वो देखोगे ही नहीं, कैलकुलेशंस देखने ही नहीं वाले हो, ये मेरी गारंटी है आपको। ओके, इसके लिए हम लोग कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, स्टॉचिस्टिक आरएसआई यूज करेंगे। हम लोग नॉर्मल आरएसआई नहीं यूज करेंगे। नॉर्मल आरएसआई थोड़ा सा लैगिंग होता है, वो थोड़ा सा लेट सिग्नल देता है, इससे थोड़ा फास्टर यूज करेंगे, दैट इज स्टॉचिस्टिक चला जाता है। ओके, ये कब यूज करना है, वन डे के चार्ट पे, लिख लीजिए ये वन डे के चार्ट पे यूज करना है। इसके लिए हमारे पास स्कैनर है, लेकिन स्कैनर से अच्छा अब ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे चार्ट्स पे ही बता देगा कि एंट्री बनती है या नहीं। ओके, स्कैनर से अच्छा है कि आप डायरेक्टली वहां पे चार्ट पे जाओ, एंट्री लगा दो, वहां से पता चलेगा कि एंट्री बन रही है या नहीं। ओके, तो ये स्टोचस्टिक आरएसआई जो आप आज सीख रहे हो, ओके, ये हमें रिवर्सल स्ट्रेटेजी पे यूज करना है। तो वो कैसे यूज करना है वो मैं आगे बताऊंगी। जस्ट 1 मिनट, मैंने पीपीटी ही नहीं निकाली आज की। जस्ट 1 मिनट गाइस, मुझे एक बार पीपीटी देखने दो, पीपीटी कहाँ पे है। डेट, शायद यही वाली है। चलो यही है। मैंने आज पीपीटी ही नहीं देखी है, ठीक है। मैंने आपके क्लास की पीपीटी पढ़ी ही नहीं है, आज क्या क्या पढ़ाना है, ऐसे ही आई हूँ आज क्लास में। चलो, चलो रिवर्सल स्ट्रेटेजी में फर्स्ट तो इतना तो पता है, रिवर्सल मतलब पुल बैक ट्रेडिंग होता है, नीचे स्टॉक के को बाय करना और ऊपर सेल करना, सिंपल। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो इतना ही काम करो, नीचे स्टॉक को उठाओ, 5-10% आराम से एक वीक में मिल जाता है। राइट, जैसे एचडीएफसी एमसी में मिला कितने लोगों को, या वहां पे एचडीएफसी बैंक में मिला, तो आपको इतना ही काम करना है, नीचे स्टॉक को उठाओ ऊपर बेच दो, कि आराम से आपका 5-10% एक सिंगल स्टॉक में मिल जाता है, वो भी वीक का। ओके, देखिए जैसे मैंने कहा कि रिवर्सल देखते वक्त स्टॉक के फेजेस देखना इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है स्टॉक का एक्युमुलेशन फेज, सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये मैं बता चुकी हूँ आपको, ओरली बता चुकी हूँ, ये सारी चीजें पीपीटी में डाली गई है। एक्युमुलेशन फेज हमेशा नीचे होता है। जब एलआईसी को किसी कंपनी में स्टेक लेने होते हैं ना, वो देखेगा वो स्टॉक कब गिर रहा है। कभी म्यूचुअल फंड को लेने होते हैं ना स्टेक किसी कंपनी में, वो देखते हैं स्टॉक जब ज्यादा से ज्यादा नीचे आता है, अब ये बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। वो कभी भी ऊपर के लेवल पे बाइंग नहीं बनाते हैं बड़े इंस्टीट्यूट्स। याद रखिए, बड़े इंस्टीट्यूट मतलब आपके डीआईएस, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये कभी भी ऊपर बाइंग नहीं करते। ये हमेशा देखेंगे स्टॉक कब करेक्ट हो रहा है। जब स्टॉक करेक्ट होगा तो हमेशा ये बाइंग करते हैं, तो हमेशा इनके साथ हमें बाइंग करनी है। और ये हमें कौन बताएगा, ये हमें स्टोचस्टिक भी बता देता है, आरएसआई भी बता देता है, स्टोचस्टिक भी बता देता है। हम लोग ज्यादा यूज करेंगे इस केस में स्टोचस्टिक आरएसआई को। ओके, अभी जैसे मैंने कहा, हमेशा अगर आरएसआई का रेंज है स्टोचस्टिक के लिए, तो याद रखिए ये 20 से बिलो होता है। स्टोचस्टिक में एक्युमुलेशन जोन कौन सा होता है, बिलो 20 के स्टॉक्स, बिलो 20 आपका आरएसआई होना चाहिए, वो सारे आपके एक्युमुलेशन जोन वाले स्टॉक्स होते हैं। लेकिन स्टोचस्टिक यूज करते हो तो वहां पे भी बिलो 20 होता है। लेकिन स्टोचस्टिक में हम लोग एंट्री कब करते हैं, हम लोग एंट्री करते हैं 20 से लेके 30 के रेंज में। ओके, कब एंट्री करते, 20 से लेके 30 के बीच में एंट्री करते, जब इस एक्युमुलेशन फेज का ब्रेकआउट होता है। याद रखिए, इस एक्युमुलेशन फेज का जब ब्रेकआउट होता है वो सबसे अच्छी एंट्री बनती है। कभी बीच में भी ले सकते हो, लेकिन कभी बीच में ले ना तो कभी कभी रुकना पड़ता है उस स्टॉक में। ओके, रुकना पड़ता है, तो हम लोग सबसे अच्छा, जिन्हें रुकना नहीं है वो 20 से 30 के बीच की एंट्री ले लो, अगर वहां पे स्टोचस्टिक काम कर रहा है। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, एक्युमुलेशन जोन जहां पे इंस्टीट्यूट बाय करती है, ऊपर गया थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा तो इस लेवल पे हम लोग बाय करते हैं, दैट इज रीएक्युमुलेशन जोन में। उसके बाद हमें कितने टारगेट मिलते हैं, विकास सिंह सर, बड़े छोटे टारगेट मिलते हैं। राइट, हम लोग बाय करते हैं तो वहीं से गिरना स्टार्ट होता है। क्यों गिरना स्टार्ट होता है विजय गुप्ता सर, बाइंग ही लेट करते हैं, बाइंग ही लेट करते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है, स्टॉक का प्रॉब्लम नहीं है।
क्या आप लेने के बाद स्टॉक गिरता है? मैंने काफी लोगों को सुना है, मैम मैंने स्टॉक लिया था वहीं से गिरना स्टार्ट हुआ। स्टॉक का प्रॉब्लम नहीं है ये, हमारा प्रॉब्लम है, हम लोगों ने लेट एंट्री करी है स्टॉक में, राइट? हमें लेट एंट्री नहीं करनी चाहिए। ओके, लास्ट बैच को पता है, ये हम लोग लास्ट बैचेस में भी यूज कर चुके हैं और इस बैच में भी यूज कर रहे हैं कि ये हमें स्टोचस्टिक बताएगा कि कहाँ पे हमें दिनेश सर एंट्री करनी है। ओके, दीपांकर सर हमें कहाँ पे एंट्री करनी है ये हमें स्टोचस्टिक बता देगा। कहाँ पे एक्यूमुलेशन होना है, कहाँ पे इंस्टीट्यूट्स ने बाइंग करना स्टार्ट करा है, ये स्टोचस्टिक से पता चलेगा। हमें पहले तो ट्राई करो इसी लेवल पे रेंज आपको एंट्री मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा चलेगी 20 से लेके 40 के रेंज में, लेकिन वो रीएक्युमुलेशन जोन में हो तभी चलेगी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जोन मतलब स्टॉक बेचना स्टार्ट करती है, इंस्टीट्यूट्स क्या करती है, स्टॉक को बेचना स्टार्ट करती है, वहां पे गलती से भी एंट्री नहीं करनी है। अगर ऐसा स्टॉक मिल जाए मत देखो उस स्टॉक को, क्योंकि वो स्टॉक आपका वो ऊपर के लेवल पे आपके पैसे अटक जाएंगे, वहां पे आपका स्टॉक वहां पे उस लेवल पे स्टक हो जाओगे। तो हमें और ये भी लेवल नहीं देखना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन जोन सबसे खतरनाक लेवल ये होता है। क्यों होता है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या लगता है 1000 रुपीज का स्टॉक है, मैं नॉर्मल ट्रेडर की टेंडेंसी बता रही हूँ, ऊपर देखा 1000 रुपीज पे था, आज वो 800 पे मिल रहा है। ओके, आज वो मुझे 800 पे मिल रहा है तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। होता है ऐसे सबके साथ, 1000 रुपीज का स्टॉक है, 800 पे मिल रहा है तो सोनाली मैम, हेतल मैम, हम लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं, राइट? हम लोग ऐसे करते हैं, नहीं करना होता है। वो स्टॉक को पूरी तरह से करेक्ट होने दो, और ये आपको आज से पता चलेगा कि वो स्टॉक कब कब करेक्ट हो रहा है, उस स्टॉक में कब कब आपको बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। हमारे स्कैनर में रीडिस्ट्रीब्यूशन के भी स्टॉक आएंगे, एक्यूमुलेशन के भी आएंगे, री एक्यूमुलेशन के भी आएंगे, तीनों तरह के स्टॉक आएंगे। आपको देखना है कि एक्यूमुलेशन वाला स्टॉक पहले उठाना है, कि री एक्यूमुलेशन वाला भी चलेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज वाला स्टॉक नहीं लेना है। ऊपर से गिर रहा है गिरने दो, जब ये फिर से एक्यूमुलेशन फेज में आएगा तभी लेंगे, तक नहीं लेंगे। ओके, तब तक अपने आप पे कंट्रोल करना है। ऐसे नहीं कि 1000 का मिला है और अब 800 में मिल रहा है, 600 में मिल रहा है, लेना है, नहीं लेना है। ओके, अगला कोई ना कोई मिल जाएगा, 5000 स्टॉक्स है मार्केट में। ओके, कहीं पे ना कहीं पे आपके लेवल का स्टॉक मिल जाएगा। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, ये जो एक्युमुलेशन फेज होता है आरएसआई से और स्टोचस्टिक आरएसआई से, दोनों से 20 के लेवल पे ही आता है। याद रखिए, दोनों से 20 के लेवल पे ही आता है। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज किस लेवल पे आता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज अबव 80 आता है। स्टोचस्टिक आरएसआई से डिस्ट्रीब्यूशन फेज अबव 80 आता है, मतलब स्टॉक का स्टोचस्टिक अबव 80 चला गया तो आप बेचना स्टार्ट करना है स्टॉक में, उस पे होल्ड नहीं करना है। बहुत बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में ऐसे हो सकता है कि आपका स्टॉक वहां पे 80 के अबव जाके 2-3 दिन होल्ड करे, 2-3 दिन वही का वही रह जाए स्टॉक। क्यों वही का वही रह जा सकता है, क्योंकि वहां पे कोई ब्रेकआउट दिख रहा हो, काफी बड़ी स्ट्रेंथ हो, तभी हो सकता है कि वो स्टॉक उस लेवल में काफी दिन तक उस लेवल पे 80 के लेवल पे ट्रेड करे। लेकिन ज्यादातर केस में इतना ही याद रखना है, नीचे उठाओ ऊपर बेच दो। ओके, इतना सिंपल करना है आपको इसमें। ओके, देखिए यहाँ पे काफी सारे बिगनर है, मैं आपको एक ही चीज बता देती हूँ, आरएसआई होता क्या है ये हमें नहीं पढ़ना है, मैं एक सिंपल लेमन टर्म में बता रही हूँ। आरएसआई मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे आप कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस भी देख सकते हो कि आरएसआई में डाइवर्जेंस पहले मिल जाते हैं। अगर आपका आरएसआई ही आपको डाइवर्जेंस पहले बताता है, वैसे ही स्टोचस्टिक भी आपको बता देता है कि कहाँ पे आपको स्टॉक को सेल करना चाहिए, कहाँ पे आपको स्टॉक को सेल करना चाहिए। देखिए आरएसआई क्या होता है, इसे आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बेस है हमारे स्टोचस्टिक इंडिकेटर का, तो एक सिंपल लेमन बता रही हूँ कि क्यों देखना है। ये मोमेंटम ऑसिलेटर है, मोमेंटम बताएगा स्टॉक का कि ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। अब यहाँ पे आरएसआई जब भी यूज करते हो, दो लेवल्स होते हैं, एक होता है स्टॉक का ओवरबॉट जोन और एक होता है ओवरसोल्ड जोन। कि ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन क्या होता है, पहले तो ये याद रखिए। ओवरसोल्ड जोन मतलब किसी भी चीज में काम से ज्यादा सेलिंग आई है, काम से ज्यादा कोई भी स्टॉक में सेलिंग हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्टॉक में अगर निगेटिव न्यूज आती है ना, वो स्टॉक सडनली गिरना स्टार्ट होता है, राइट? सडनली गिरना स्टार्ट होता है। हमारे जैसे इंस्टीट्यूट्स तो बेचती ही बेचती है, लेकिन हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर भी उसे बेचना स्टार्ट करते हैं। स्टॉक एक नीचे काफी नीचे प्राइस में आ जाता है, दैट इज योर ओवरसोल्ड जोन। ओके, आपका ओवरसोल्ड जोन होता है, हमेशा स्टॉच भी ओवरसोल्ड जोन बताता है, आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन बताता है, दोनों बताएंगे ओवरसोल्ड जोन। हमेशा याद रखना है आपको, स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में ही लेना है।
याद रखिए हमें ओवरसोल्ड जोन में ही स्टॉक लेना है, हमें ऊपर की लेवल पे ओवरबॉट जोन में स्टॉक कभी नहीं लेना है, वहां पे ब्रेकआउट्स मिलते हैं जो अभी की मार्केट में तो डेली फेल हो रहे हैं, राइट। ब्रेकआउट्स दिखता है, डेली फेल होता है, तो हमें ये ब्रेकआउट्स अभी ट्रेड नहीं करने हैं। आज हमारा पीएल कौन सा था? ब्रेकआउट था जो फेल हुआ है आज, ब्रेकआउट था, राइट। आज की मार्केट में ये डेली फेल हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इसीलिए रखा है स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी, बिकॉज ये 2 से 3 महीने में काफी बड़ा स्विंग देगा। ये स्टॉक जो है ना, आपको काफी बड़ा स्विंग देगा, ये रिटेस्ट कर रहा है आपकी इन्हीं लेवल्स को। तो हमें ऐसे देखना है, हमें हर एक चीज को एक व्यू से देखना है। हमें स्टॉक कब लेने हैं, जैसे मैंने आपको एक घर का भी एग्जांपल दिखाया बताया था। अगर कोई भी चीज अगर आपकी सस्ती मिल रही है अख्तर सर, तो हमेशा स्टोरेज रखते हैं, राइट। सस्ती मिल रही है, तो मुझे लास्ट बैच में मेरे एक स्टूडेंट ने बोला था, मैम हमेशा ऑनियन का एग्जाम्पल दिया करो यहाँ पे। मैं पहले पेट्रोल का देती थी, लेकिन मेरे एक स्टूडेंट ने बोला, विकास सर कि यहाँ पे ना ऑनियन का एग्जाम्पल दिया करो, ऑनियन ना घर पे बड़े यहाँ पे स्टोरेज करा जाता है, कि अगर वो सस्ते हो जाते तो स्टोरेज करा जाता है। अगर ओवरबॉट हो गए, ओके, ओवरबॉट हो गए तो वहां पे आपका ज्यादा महंगा जाता है। आप जब भी सप्लाई और डिमांड जोन भी देखते हो ना, तो ये भी यही होता है। सप्लाई डिमांड जोन कोई अलग चीज नहीं होती है। आपका स्टॉक जब भी नीचे गिरता है, याद रखिए बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स यहाँ से बाय करना स्टार्ट करती है, और ऊपर जाने के बाद ओवरबॉट जोन के बाद बेच देती है। ओके, इतनी चीज याद रखनी। 70-30 का आरएसआई यूज कर लो, ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन का। ये आपको सिर्फ बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ कि ये कैसे यूज करना है। अगर यूज करना चाहते हो तो हम लोग इसे नहीं देखने वाले, हम लोग सीधा जाएंगे स्टोचस्टिक आरएसआई पे। ये क्यों देखा हम लोगों ने? क्योंकि स्टोचस्टिक भी अगला वर्जन है आरएसआई का। ये क्या है? ये भी तो आरएसआई है। ये क्या है? ये भी तो आरएसआई है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस आरएसआई है। ये आपको थोड़े से एडवांस लेवल बताएगा कि आपको कहाँ पे काम करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे भी दो रेंजेस होती है। यहाँ से 70-30 थी, राइट, 30 और 70 थी। यहाँ पे 20-80 की रेंज होती है। यहाँ पे कौन सी रेंज होती है? 20 और 80 की होती है। 20 क्या होता है? 20 मतलब आपका ओवरसोल्ड जोन होता है। क्या होता है? 20 मतलब आपका ओवरसोल्ड जोन होता है, मतलब काम से ज्यादा सेलिंग हो चुकी है, अब स्टॉक नीचे आ चुका है, दैट इज 20 के लेवल पे, दैट इज ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। और 70 क्या होता है? सॉरी, 80 क्या होता है? ओवरबॉट जोन होता है, मतलब अब स्टॉक काफी ऊपर जा चुका है, तो वहां पे हमें बाइंग सेलिंग ज्यादा नहीं करनी है। वहां पे हमें सिर्फ स्टॉक में अब सेलिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है जब भी ये 80 के लेवल पे चला जाए। यहाँ पे हमेशा याद रखना है, आप जब भी स्टोचस्टिक आरएसआई को देखोगे 20 के रेंज में, कभी कभी ज्यादा वेट करना पड़ता है। तो अगर ये 20 से लेके 30 की रेंज में मिल जाता है ना, तो वहां से क्विक मोमेंटम स्टार्ट होता है स्टॉक का। 20 से लेके 30 की रेंज में आ जाता है, तो वहां से क्विकेस्ट मोमेंटम स्टार्ट होता है, अगर वो स्टॉक वहां पे मिल जाए। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें देखेंगे। मुझे बताओ, इतना तो क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? इसके आगे बढ़े? चार्ट ऑन है, क्विकली बता देना, इतना क्लियर है? इतना तो सारा बेसिक ही था। अब मैं इंडिकेटर्स पे जाऊंगी। चलो, ये कौन है? ऑप्शन कब है? मैं आप पढ़ाने ही नहीं वाली हूँ ऑप्शंस, ठीक है। जिसका मैसेज था ना ऑप्शन कब है, खरात सर, कैंसिल पढ़ाना, ठीक है। अभी अप्लाई करके ही दिखाएंगे सुमिता मैम, ठीक है। स्टोचस्टिक आरएसआई गावड़े सर, ओके, स्टोचस्टिक आरएसआई। चलो, कैंसिल कर दिया पढ़ाना। अरे पहले ये पढ़ लो, इसके बाद ऑप्शन की स्ट्रेटेजी पढ़ाने वाली हूँ। अगर बार बार पूछोगे तो मैं कैंसिल कर दूंगी, ये मेरे हाथ में है, ये मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ। ऑप्शन आपकी क्लास का पार्ट नहीं है। जो मैंने कल भी आपको ऑप्शन के बेसिक सिखाए हैं ना, ये आपके क्लासेस का पार्ट नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से सिखा रही हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई डांटेगा भी नहीं अगर मैंने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। विकास सर, अगर जसप्रीत सर के पास भी गए ना कोई, जसप्रीत सर बोलेंगे मैम अपनी तरफ से सिखा रही थी, उन्हें कुछ नहीं बोल सकते। तो ऐसे ऐसे मत करो, बार बार बोलोगी तो मैं सिखाना कैंसिल कर दूंगी। चलो, देखिए स्टोचस्टिक आरएसआई पहले तो ये निकाल लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे यूज करना है। इतना तो सबको क्लियर है अभी तक। हम लोग फर्स्ट जाएंगे इंडिकेटर्स में। कहाँ पे जाएंगे? इंडिकेटर्स में जाएंगे, और यहाँ पे जो आप नॉर्मल आरएसआई लगाते हो ना, वहां से अब हम लोग लगाएंगे स्टॉच आरएसआई, स्टोचस्टिक और आरएसआई।
देखिए ये स्टोचस्टिक पहला वाला नहीं लगाना है, हमें लगाना है दूसरा वाला स्टोचस्टिक RSI। ओके, अब यहाँ पे अब चलते हैं। आपने जो फर्स्ट यहाँ पे एक स्टॉक बाय करा था, दैट इज HDFC AMC, राइट। आपने एक स्टॉक बाय करा था लास्ट वीक, दैट इज HDFC AMC। कहाँ पे गया स्टॉक? ऑब्सोल्यूट हो गया क्या? HDFC, चलो मिल गया मुझे लगा आज ही ऑब्सोल्यूट हो गया है। चलो अब देखिए यहाँ पे आपने स्टॉक कब बाय करा था? कहीं इस लेवल पे तो नहीं बाय करा था ये स्टॉक? इसी लेवल पे बाय करा था, इसी कैंडल पे दिया था आप लोगों को स्टॉक। यहाँ पे देखिए इस लेवल पे क्या हो रहा था? स्टॉक में रीएक्युमुलेशन हो रहा था। स्टॉक में क्या हो रहा था? रीएक्युमुलेशन हो रहा था, और रीएक्युमुलेशन का स्टॉक हम बाय करते हैं। ओके, अब इसमें तो अब हमें पता चला था कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी पता था ऊपर जाएगा। ओके, यहाँ पे भी पता था ऊपर जाएगा। अब आपको क्या करना है? ऊपर जाने वाला स्टॉक नीचे उठाना है और ऊपर जाने के बाद बेचना है, इतना ही करना है। सिंपल, इसे ही स्विंग कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में इसे ही स्विंग कहना है। आपको स्टॉक नीचे उठाना है, ऊपर जाने के बाद बेच देना है। ओके, मैं आपको यहाँ से इसका स्ट्रेटेजी बताती हूँ। पहले तो यहाँ से सेटिंग ले लो, पहले तो सेटिंग का स्क्रीनशॉट ले लो। जस्ट 1 मिनट। ले लो सब लोग स्क्रीनशॉट। ले लिया सब लोगों ने? स्टाइल्स चाहिए तो स्टाइल्स का भी ले लो। अपर बैंड 80 पे होना चाहिए, लोअर बैंड 20 पे होना चाहिए। यहाँ पे दो चीजें होती है, K% और D%। ये मैं बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। ले लिया सब लोगों ने? डन है, सेटिंग ले ली। चलो यहाँ से आपने RBL बैंक कहाँ पे उठाया था? जो मैं बता रही थी, बेचो मत बेचो मत, स्विंग ट्रेड है स्विंग ट्रेड है, तो यहीं पे तो नहीं लिया था? ये देखो विजय सर, यहीं पे लिया था। रामकृष्ण सर, नहीं लिया ना फोटो? अब वेट करो, अब लास्ट में बताऊंगी ठीक है, मुझे पता है एक ना एक बंदा मिल ही जाता है ऐसे। अब यहाँ पे देखिए RBL पे यहीं पे लिया था, इसी लेवल पे दिया था जब स्टॉचिस्टिक ने बताया था। अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। आपको एक सिंगल चीज करनी है, यहाँ पे स्टॉचिस्टिक लगाओ, ये आपको ऑटोमेटिकली बताएगा स्टॉक अब कब ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई थी, स्टॉक जब भी नीचे गिरता है तो वहां पे एक लाइट चॉपी वॉल्यूम और उसी रेंज में स्टक हो जाने वाली कैंडल्स होती है। छोटी छोटी कैंडल्स रहेगी, एक ही रेंज में स्टक करेगी जब भी स्टॉक नीचे आएगा। अब देखिए क्या ये वही रेंज थी जहां पे इंस्टीट्यूट एक्यूमुलेट करती है? ये देखिए, क्या यहाँ से यहाँ तक वही रेंज थी? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद क्या यही रेंज थी जब स्टॉक में एक्यूमुलेशन चल रहा था? कौन बाय कर रहा था? यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स बाय करती है, RSI भी बताता है ये। RSI से भी कभी देखो, ये RSI चीजें बताता है आपको। अगर स्टॉक ज्यादा दिन तक, याद रखिए, ऐसे अगर ज्यादा दिन तक 2 दिन से ज्यादा ऐसे नीचे रह गया स्टॉक, वो क्या होता है? एक्यूमुलेशन जोन होता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने वहां पे ऑर्डर्स डाले होते हैं, इसके ऑर्डर्स उन्हें बाइंग करनी होती है। वो जब भी ऐसे, याद रखिए, पहले तो कैंडल्स उसी रेंज में काम करेगी, और सेकेंड थिंग क्या होगी? लाइट और चॉपी वॉल्यूम रहेगा। इस फेज में वॉल्यूम बड़ा नहीं होता है, इस फेज में हमेशा ऐसे वॉल्यूम्स रहेंगे। ये देखिए क्या है, रेड है, लेकिन क्या है, उसी रेंज में स्टक हो रहे हैं। ऐसा बड़ा वॉल्यूम कहीं मिला है? ये देखिए ऐसे ऐसे वॉल्यूम मिले हैं? नहीं मिले हैं। तो हमें क्या करना होता है? ऐसे फेज में हमेशा बाइंग बनानी होती है, ऐसे फेज में हमेशा आपकी बाइंग बनती है। मैंने लास्ट बैच में TCS दिखाया था, लास्ट बैच को याद है, TCS दिखाया था। अब यहाँ पे
जब हम लोगों ने टीसीएस लिया था ना लास्ट बैच में, तब ये कहाँ पे काम कर रहा था? ये भी एक्युमुलेशन फेज में था। ये भी कहाँ पे था? एक्युमुलेशन फेज में था। जब हम लोगों ने लिया था, तब टीसीएस इस रेंज में कहीं पे तो काम कर रहा था। ओके, अब मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, इसी रेंज में काम कर रहा था। ये देखिए उसके बाद का टीसीएस का मोमेंटम, अगर 2 दिन पहले भी ले लेते तो ये देखिए, ये क्या है? रीएक्युमुलेशन फेज है। ये क्या है? रीएक्युमुलेशन फेज है स्टॉक का। ओके, अभी मैं दिखा रही हूँ सिर्फ, मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगी आपको कि कहाँ पे देखना है, किस लेवल पे देखना है, ये मैं बताने वाली हूँ। अभी के लिए सिर्फ देख लो, ये क्या है रवि सर? चौपी और लाइट वॉल्यूम है, उसी रेंज में स्टॉक काम कर रहा है। ये देखिए क्या है, ये एक्युमुलेशन जोन है। ये क्या है? एक्युमुलेशन जोन है। और ये हर एक स्टॉक में मिलेगा, याद रखिए, ये हर एक स्टॉक में मिलेगा। लेकिन ये तो एक्युमुलेशन जोन है, काफी गिर चुका है। लेकिन मैं आपको और एक चीज बताऊं, री एक्युमुलेशन जोन कहाँ पे होता है? ये देखिए, देखना है री एक्युमुलेशन जोन, जहां पे मैंने कहा कि सबसे डेंजरस होता है, जहां पे हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। एक मिनट, मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ। ये देखिए, शॉर्ट टर्म रिवर्सल दिखा दिया था स्टॉक ने इस लेवल पे। देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, शॉर्ट टर्म यहाँ से रिवर्सल दिखाना ट्राई किया था स्टॉक ने। ये देखिए, यहाँ से यहाँ पर गिरा तो स्टॉक से ही, कब कब गिरना स्टार्ट हुआ था? ये देखिए, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था। ये देखिए क्या था? रिवर्सल दिख रहा था इस लेवल पे भी। ये देखिए, रिवर्सल दिख रहा था, राइट? सब लोग यहाँ पे रिवर्सल पे बाय कर लेते। क्या था ये? डिस्ट्रीब्यूशन, आपका ट्री डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। हमेशा ट्री डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक एक बार रिवर्सल दिखाने का ट्राई करता है, फिर नीचे गिर जाता है। तो हमें क्या देखना है? हमें ऐसे लेवल्स देखने हैं जहां पे इंस्टीट्यूट्स बाय करे। अब आगे से जब स्टॉक ऐसे मिलता है ना नीचे, हमेशा बाय करो। 2 से 3 दिन में काफी बड़े और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे आपको। ओके, यहाँ पे देखिए, जो आपने लास्ट वीक ये भी बाय किया था, मुझे अभी स्टॉक के नाम भी याद नहीं आ रहे, इतने स्टॉक्स दे चुके हैं ना, अब स्टॉक के नाम भी याद नहीं आ रहे। बीएल आज बाय करा था, क्या है? रिवर्सल है। आज क्या था इसमें? रिवर्सल था। कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया आज रिवर्सल। ये देखिए, हमें ऐसे स्टॉक्स लेने हैं। आपको ये हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा, हर लेवल पे मिलेगा। आपको देखना है निफ्टी अभी क्या कर रहा है। ये देखिए, निफ्टी जब रिवर्सल दे रहा था ना यहाँ से, अब क्या होगा? 1 से 2 दिन में निफ्टी ओवरबॉट होगा। और जब भी निफ्टी ऐसे ओवरबॉट हुआ है, ये देखिए, जब भी ऐसे निफ्टी ओवरबॉट हुआ है ना, वहां से क्या हुआ है? निफ्टी ने करेक्शन भी दिखाई है। ये देखिए, ओवरबॉट हुआ इस लेवल पे, उसके बाद करेक्शन भी दिखाई है। और ये ऐसे नहीं कि अभी हुआ है, ये हमेशा होता है। ओके, ये हमेशा होता है। जब भी ओवरबॉट हो जाता है, थोड़ा सा तो करेक्शन दिखाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज दिखाएगा। ये निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, हर एक चीज में दिखता है। लेकिन हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्टोचस्टिक आरएसआई ज्यादा यूज नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में यूज करते हैं। ओके, स्टॉक के रिवर्सल चेक करने में यूज करा जाता है, और 1 डे के चार्ट पे यूज करना है, लिख लीजिए। 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही यूज करना है। छोटे टाइम फ्रेम पे इसे यूज नहीं करना है आपको। ये स्विंग ट्रेड है, तो स्विंग ट्रेड में हमेशा 1 डे का टाइम फ्रेम देखा जाता है, जब भी आप वहां पे ट्रेड करते हो। ओके, आज एक स्टॉक मिल रहा है यहाँ पे। ये कौन सा स्टॉक है? हैप्पीएस्ट माइंड का स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है? हैप्पीएस्ट माइंड का स्टॉक है। ये देखिए, रिवर्सल बना रहा है। आज क्या कर रहा है? ये रिवर्सल बना रहा है। इसमें पहले भी रिवर्सल बन चुका था जब इसके एक्युमुलेशन फेज थी। ये देखिए, एक्युमुलेशन फेज में ये पहले भी रिवर्सल बना चुका था। तो हमें हमेशा यहाँ पे जाके देखना है कि बाइंग कब आ रही है। हमेशा, जैसे मैंने कहा, अगर ये बाइंग, याद रखिए, बिलो 20 आती है तो इंस्टीट्यूट्स बाय कर रहे हैं। अगर आपको वेट नहीं करना है स्टॉक में, तो यहाँ से ये देखिए, 20 से लेके 30 के बीच के लेवल में बाय करना है। अगर ज्यादा वेट नहीं करना है आपको स्टॉक में, तो यहाँ से 20 से लेके 30 के रेंज में आपको स्टॉक को बाय करना है। इतना ही काम करना है। ऊपर जाए तो आप कभी भी बेच सकते हो। आपको 5% रिटर्न चाहिए, 7% रिटर्न चाहिए, या फिर आपको पूरी जोन देखना है। अगर जब तक क्रॉस ओवर नहीं होते हैं, तक आप स्टॉक को रख सकते हो। जब तक क्रॉसओवर नहीं होते, तब तक क्रॉस स्टॉक को रख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको सीधा स्टॉक पे ही लेके जाती हूँ। ये कल के लिए एग्जांपल है हैप्पीएस्ट माइंड का। मंडे को इसमें देखेंगे और इसमें बाइंग करेंगे। अगर ग्लोबल खराब नहीं हुए, आईटी सेक्टर खराब नहीं हुआ, तो ये हम लोग मंडे को करेंगे। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते,
देखिए यहाँ पे हमें कैसे पता था कि अब ये ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे दो चीजें होती है, सेटिंग्स में जाएंगे। पहले तो याद रखिए यहाँ पे दो चीजें होती है, ये सेटिंग समझाने के लिए बता रही हूँ, ये आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, सीधा आप इंडिकेटर लगाओ और वहां से काम करो, लेकिन सेटिंग आगे अगर चेंज होता है कुछ भी तो पता होना चाहिए, इसलिए मैं समझा रही हूँ। के परसेंट होता क्या है? ओके, के परसेंट मतलब लास्ट 3 डेज का। याद रखिए लास्ट 3 डेज के आपके, सॉरी, लास्ट 3 मल्टीप्लायर्स का आपका हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम का डिफरेंस होता है, सॉरी, हाई प्राइस और लो प्राइस का डिफरेंस होता है आपका के परसेंट। के परसेंट क्या होता है? हाई प्राइस और लो प्राइस का डिफरेंस होता है। और ये कब बनता है? ये जब भी मिलता है, याद रखिए के परसेंट की लाइन हमेशा पॉजिटिव होती है। जब भी इससे क्रॉसओवर होता है तो ये स्टॉक हमेशा ऊपर जाएगा। हमेशा ये स्टॉक क्या करेगा? के परसेंट की लाइन अगर ऊपर रहती है तो ये स्टॉक में आपको पॉजिटिवनेस देगा। ओके, यहाँ पे आपको कोई भी कलर लगाना है लगा सकते हो। ओके, सेकंड, डी परसेंट क्या होता है? डी परसेंट एवरेज का भी एवरेज होता है। अगर किसी भी चीज का, याद रखिए, डबल एवरेज बनाया जाता है, किसी भी चीज का अगर 2-3 टाइम्स एवरेज बनाता है ना, तो वो ओवरबॉट जोन में ऑटोमेटिकली मिलता है। जो मैथमेटिक्स जानते हैं ना उन्हें पता है, अगर कोई भी चीज है ओवरबॉट जोन में जा रही है तो ओवरबॉट जोन में हमेशा एवरेज पे एवरेज, एवरेज पे एवरेज निकलता रहता है। जो हम लोग के परसेंट और डी परसेंट जो लाइन है ना, फर्स्ट के परसेंट वाली लाइन जो है, विकास मोरे सर वहां पे क्या बोलती है? के परसेंट वाली लाइन बोलती है लास्ट 3 मल्टीप्लायर्स का, मतलब लास्ट 3 डेज का आप एवरेज पे चल रहे हो। हाई प्राइस और लो प्राइस का एवरेज होता है स्टॉक की प्राइस और वॉल्यूम का। ये क्या है? सिर्फ प्राइस का नहीं है, प्राइस और वॉल्यूम का ये डिफरेंस है लास्ट 3 डेज का। ओके, ये डिफरेंस क्या बताता है? ये डिफरेंस ऑलरेडी एवरेज का ही बन रहा है, लास्ट 3 डेज के एवरेज से ही ये डिफरेंस बन रहा है। तो अगर इसका भी एवरेज निकालेंगे तो विजय सर क्या होगा? ओवरबॉट जोन मिलेगी। इसका भी एवरेज होगा तो वहां से ओवरबॉट जोन मिलेगी। तो याद रखिए के परसेंट की लाइन पॉजिटिव होती है और डी परसेंट की लाइन निगेटिव होती है। ओके, और ये जैसे मैंने कहा 20 से नीचे मिलता है तो ये आपका ओवरसोल्ड जोन है, और 80 से अबव ओवरबॉट जोन होता है, मतलब काम से ज्यादा सेलिंग हो चुकी है। अब ये के परसेंट और डी परसेंट की लाइन यहाँ पे कौन सी है ये भी मैं बताती हूँ। यहाँ पे के परसेंट की लाइन ये है, जो लास्ट 3 डेज के एवरेज के मल्टीप्लायर पे डिपेंड है। ओके, लास्ट 3 डेज के एवरेज प्राइस और वॉल्यूम का एवरेज निकाल के उस पे ये प्लॉट होती है। हमेशा ये इसी तरह से प्लॉट होती है। डी परसेंट की लाइन आपकी एवरेज का भी एवरेज, मतलब इसका एवरेज निकाल के यहाँ पे प्लॉट हो रही है, वो लाइन है डी परसेंटेज की लाइन। अगर ये डी परसेंटेज की लाइन ओवरबॉट जोन में मिलती है, ओके, ओवरबॉट जोन कौन सा है? ये वाला जोन ओवरबॉट जोन है। लिख लीजिए ओवरबॉट जोन कौन सा है? ये है। ओवरसोल्ड जोन कौन सा है? नीचे वाला ओवरसोल्ड जोन है। नीचे वाला क्या है? ओवरसोल्ड जोन है। जब भी यहाँ पे क्रॉसओवर मिलता है, मतलब की परसेंट की लाइन ऊपर होनी चाहिए, डी परसेंट की लाइन नीचे होनी चाहिए, दैट इज पॉजिटिव क्रॉसओवर मिलता है। पॉजिटिव क्रॉसओवर कौन सा है इस केस में? के परसेंट की लाइन ऊपर है, डी परसेंट की लाइन नीचे है। ओके, और निगेटिव क्रॉसओवर क्या है? डी परसेंट ऊपर होता है, के परसेंट नीचे होता है। डी परसेंट ऊपर होता है, के परसेंट नीचे होता है, दैट इज ओवरबॉट जोन बताती है। जब भी ये क्रॉसओवर आप, अगर ये 20 से 30 के रेंज में मिल जाता है, ये बिलो 20 मिल जाता है तो भी चलेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस केस में हमें स्टॉक में वेट करना पड़ता है। क्या होता है? स्टॉक में वेट करना पड़ता है अगर वो लेवल मिल जाता है। देखिए यहाँ पे मिला था हमें, राइट, यहाँ पे मिला था हमें, तो ये क्या है? यहाँ से मिलने के बाद हम लोगों ने इसमें बाइंग करी। ओके, यहाँ से मिलने के बाद हम लोगों ने इसमें बाइंग करी। ने जो टाटा मोटर्स बाई किया था, ये देखिए यहाँ से ही तो आया था। पहले तो ये कैंडल्स भी बता रहा था और ये रेंज भी बता रहा था, कहीं यहीं से तो नहीं बाय किया था टाटा मोटर्स? क्या है? पॉजिटिव क्रॉसओवर था, राइट, बिकॉज सर पॉजिटिव क्रॉसओवर था, और पॉजिटिव क्रॉसओवर पे हमेशा स्टॉक में बाइंग बनती है। इतना सिंपल है बाइंग करना दबे सर, आराम से कर लोगे। यस, आराम से कर लेंगे। प्राजक्ता मैम अब स्टॉक अलग से ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, एक सिंपल नीचे लगाना है, स्टॉचिस्टिक आरएस है, ना कैलकुलेशंस करने हैं ना कुछ करना है। नीचे मिलता है, रिवर्सल में मिलता है, तो याद रखिए इस पे ऑप्शंस भी बनते हैं, इसमें फ्यूचर्स भी बनते हैं। मैं रिवील कर देती हूँ, इसमें ऑप्शंस भी बनते हैं, फ्यूचर्स भी बनते हैं। क्यों बनते हैं इसका इसका भी याद रखिए। फ्यूचर और ऑप्शंस जब भी लेने हैं,
ब्रेकआउट पे कभी भी नहीं लेने हैं। पहले तो रूल बनाइए, आपको ब्रेकआउट पे फ्यूचर्स भी लेना नहीं है, ऑप्शन भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? ब्रेकआउट का कोई गारंटी नहीं होता है। पहले तो याद रखिए, ब्रेकआउट कब तक सक्सेसफुल होगा, जीवन पाटिल सर, इसका कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी फेल भी होता है ब्रेकआउट। ओके संजय मोहपात्रा सर, ऊपर का ब्रेकआउट, ओके हाँ, ऊपर मिल रहा है तो आपको नहीं लेना है। नीचे रिवर्सल मिला है, ऑप्शन ले लो, फ्यूचर ले लो, जो लेना है ले लो। ओके, स्टॉक लेने हैं स्टॉक ले लो, जिसे स्टॉक कंफर्टेबल है वो स्टॉक ले लो, जिसे फ्यूचर कंफर्टेबल है वो फ्यूचर ले लो। ओके, जिसे ऑप्शन कंफर्टेबल है यू कैन टेक इट आल्सो। ओके, हमेशा याद रखना है, रिवर्सल पे जब भी ये मिलता है ना, हमेशा बाइंग करनी चाहिए। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? पहले मुझे पॉजिटिव क्रॉसओवर का बताइए। पॉजिटिव क्रॉसओवर समझ में आया, निगेटिव बाद में बताऊंगी। पीके सिंह सर मिलेगा अब? चलो, रिजा सर मिलेगा? विकास शाह सर, ट्रेडिंग में तो पता है हमें, किसी और ऐप में नहीं पता है ये। चलो मैं फिर से बता देती हूँ। ओके, चलो, मैं देख रही हूँ जितने लोगों के कैमराज ऑन है उन्हें तो पूछ लेती हूँ। मनोज सर कैमरा बंद करने वाले थे, रुक गए। क्लियर है? चलो, सागर पाटिल सर, वैभव सर, कनिष्का मैम, धीरे धीरे कैमरा ऑन हो रहे। ठीक है, सब लोगों की धीरे धीरे कैमरा ऑन हो रहे कि अब चलो मैम पूछने वाली है, देख रही है, मैं पहले ही देख चुकी थी थर्ड पेज। ठीक है, अमन शर्मा सर आराम से सो के चल रही है क्लास। उठ जाओ, पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो। चलो बता देती हूँ। चलो, अब यहाँ से देखिए, जिन्हें अभी तक लाइन समझ में नहीं आई है या पॉजिटिव क्रॉसओवर समझ में नहीं आया, मैं फिर से एग्जाम बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हम लोगों को सेटिंग समझना जरूरी है। ओके, एडमिन सर, के परसेंट क्या होता है? के परसेंट मतलब 3 डेज का आपका एवरेज होता है, हाई और लो का, प्राइस और वॉल्यूम दोनों आएगा इसमें। ओके, ये आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। मैन्युअली करने जाओगे ना, इतना सिर दुखेगा। उसका फॉर्मूला इतना बड़ा है, आधा पेज जितना है। ठीक है, मैन्युअली करने जाओगे कि परसेंटेज का फॉर्मूला इतना बड़ा है, कम से कम आपके नोटबुक का आधा पेज इसमें लगेगा। ओके, मैन्युअली नहीं करना है, इंडिकेटर दे रहा है फ्री में तो इसका यूज करो। ओके, इसका यूज करो। के परसेंट मतलब इतना ही याद रखो, 3 डेज के मल्टीप्लायर्स का हाई और लो देखना है। ओके, हाई और लो पे ये ऑलरेडी प्लॉट हो जाता है, लेकिन पता होना चाहिए ये क्यों प्लॉट हो रहा है। 3 डेज का प्राइस हाई और वॉल्यूम हाई देखा जाता है, और इसके डिफरेंस का एवरेज निकाल के प्लॉट होती है ये के परसेंटेज की लाइन, जो पॉजिटिव होती है, और ये यहाँ पे ब्लू कलर में इंडिकेटेड है। ओके, आप देख लेना आपके वहां पे कौन से कलर में इंडिकेटेड है। ये के परसेंटेज की लाइन यहाँ पे ब्लू कलर में इंडिकेट है। सेकेंड, डी परसेंटेज की लाइन। अगर किसी भी चीज का आप 2 से 3 बार एवरेज निकालते हो ना, वो आपका एवरेज पे एवरेज निकालने के बाद ना वो चीज ओवरबॉट जोन में चली जाती है, दैट इज निगेटिव चली जाती है। उसका प्राइस क्या हो जाएगा? 2-3 बार एवरेज निकालने के बाद प्रदीप्ता सर नीचे आएगा, राइट? तो ये क्या है? डी परसेंटेज की लाइन है, जो निगेटिव मानी जाती है। डी परसेंटेज की लाइन हमेशा, हमें पालकन सर, हमें यहाँ पे निगेटिव लाइन मानी जाती है। ये अगर नीचे हो, और अगर आपकी ब्लू लाइन दैट इज की परसेंटेज की लाइन ऊपर हो, इसका अगर क्रॉसओवर हो जाता है, ये काफी अच्छा क्रॉसओवर होता है। ओके, और वो स्पेशली बन जाए, कब बन जाए? ये 20 से 30 के रेंज में बन जाए। ये आपका 20 से 30 के रेंज में बनता है तो क्विक मोमेंटम आएगा। लेकिन अगर ये इसके 20 से नीचे भी बनता है तभी भी आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर 20 से नीचे बन रहा है तब बाइंग करनी है, तो अब तक सर रुकना पड़ेगा स्टॉक में। ओके, स्टॉक में उसमें रुकना पड़ेगा अगर ये 20 से नीचे बाइंग आ रही है। अगर 20 से 30 के बीच में ये क्रॉसओवर हो चुका है तो वहां से फास्टेस्ट मोमेंटम आएगा। अब इसी स्टॉक को ले लो। ये कौन सा स्टॉक है? टाटा मोटर है। ये देखिए, जिस दिन हम लोगों ने डिफाइन किया था इस पे, ये नीचे तो था, राइट? जिस दिन हम लोगों ने इसे डिफाइन किया था कि यहाँ पे एक कैंडल पैटर्न बन रहा है जहां से रिवर्सल बन सकता है, राइट? ये हम लोगों ने डिफाइन किया था जब हम लोग कैंडल स्टिक पढ़ रहे थे, राइट? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक कैंडल्स तो बन गई, लेकिन इसका कंफर्मेशन आने के बाद ही ये इंडिकेटर दिखाता है, ये पहले नहीं दिखाएगा। और इसका एक्यूरेसी मैं बता देती हूँ, मोर देन 90% है इसका एक्यूरेसी। तो ये आपको अच्छे से अच्छे स्टॉक्स ही देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब सेकेंड कैंडल बन रही थी ना, तब इसने कंफर्मेशन दिया कि अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। ये देखिए, सेकेंड कैंडल पे ही दिया था,
सेकेंड कैंडल पे इसने कंफर्मेशन दिया, फर्स्ट कैंडल पे इसने कंफर्मेशन नहीं दिया था। ये देखिए फर्स्ट कैंडल में उसी रेंज में ये कल ये वाली लाइन को देखिए, मेरी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस चल रही है ना, उस पे देखिए, उससे देखने के बाद आपको समझ में आएगा। ये फर्स्ट कैंडल पे कंफर्मेशन था, नीचे देखिए इसी लाइन पे नहीं था, नहीं था। सेकेंड कैंडल बन गई तभी कंफर्मेशन आया कि अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो हमेशा याद रखना है आपको, ये स्टॉक ऐसे ही नीचे की रेंज में लेने हैं और सेल कब करनी है। सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट होता है कि मैम स्टॉक तो ले लिए, अब सेल कब करना है। ओके, सेल करने के लिए जब भी ये ओवरबॉट जोन में चला जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी ने बाय करा इस रेंज में आने के बाद, ये देखिए इस कैंडल पे बाइंग बनती थी, राइट विजय गुप्ता सर, यहाँ पे बाइंग बनती थी, विकास शाह सर, अगर यहाँ पे बाइंग बनती थी तो हमें बेचना कब था, ये देखिए पहले ही बता दिया था, राइट टाइम बेचने के लिए बता दिया था। अब बेच दो, बहुत हो चुका है, प्रॉफिट्स बन गए, बेच दो बोल रहा था, इंडिकेटर ही बोल रहा था कि अब बेच दो स्टॉक को, और ये हमेशा दिखाता है। ऐसे ये एक केस में नहीं, आपको अगर ये बैक टेस्ट करना है तो हर एक चार्ट पे जाके देखो, ये देखिए बाइंग आ रही थी, बताया सेल करो, यस बताया सेल करो, राइट। तो आपको ऐसे बहुत बहुत रेयर केस में ये थोड़ी दिन के लिए उसी रेंज में स्टक हो जाएगा, अगर ब्रेकआउट अगर आपका स्ट्रांग हो रहा है। ओके, ब्रेकआउट अगर स्ट्रांग हो रहा है तो हमें इस रेंज में तो कोई कुछ करना ही नहीं है, राइट। इस रेंज में कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे जाता है, पहले स्टॉक में बाइंग बन चुकी है तो बाय कर लो, लेकिन इस रेंज में जाने के बाद कुछ नहीं करना है। एक तो स्टॉक है पोर्टफोलियो में तो सेल करो, लेकिन अगर आप सेलिंग जानते हो तो एक दिन का सेलिंग कर सकते हो, लेकिन बड़ी सेलिंग मत करना। कभी कभी रीएक्युमुलेशन जोन का स्टॉक मिल जाता है, फिर रीएक्युमुलेशन जोन में स्टॉक चला जाएगा, तो आपको वहां पे काम करना होता है। अब जो निगेटिव होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन जोन कब बनता है, जब भी आपका स्टॉक, ये देखिए लाइट और चॉपी वॉल्यूम था, ये देखिए काफी बड़ा मोमेंटम के बाद होता है ये कब होता है, बड़ा मोमेंटम दे दिया है, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टॉक ने बड़ी मोमेंटम दे दी, और यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, ये देखिए इस रेंज में जाने के बाद स्टॉक एक छोटी रेंज में, नैरो रेंज में स्टॉक एक काम करने लगा। दैट इज आपका ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज में तो याद रखिए स्टॉक ऊपर तो जाएगा, लेकिन वहीं से फिर से गिरना स्टार्ट होगा। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे हुआ है, इसका मैं एग्जांपल भी दे रही हूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए, आप बोलोगे कि मैम स्टॉक तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा था, ओके स्टॉक तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन क्या है, यहाँ पे आपका स्टॉक नीचे बोल रहा था, स्टॉक नीचे की लेवल दिखा रहा था। ये क्या बता रहा था आपको, यहाँ पे आपके लेवल्स आ चुके हैं, अब आपको फिर से री एंटर नहीं करना है, ये डाइवर्जेंस दिखा रहा था। ये क्या दिखा रहा था, आपकी डाइवर्जेंस दिखा रहा था। और जब भी ऐसे डाइवर्जेंस मिलते हैं ना, याद रखिए का स्टॉक 2-4 दिन तो ऊपर जाता है, बहुत रेयर केस में काफी अच्छी ऊपर की रैली देगा, लेकिन याद रखना है ऐसे डाइवर्जेंस मिलते हैं तो उसी रेंज में आपका स्टॉक कंसोलिडेट करता है। क्या करता है, उसी रेंज में, छोटी सी नैरो रेंज में कंसोलिडेट करता है, तो वहां पे हमारी बाइंग नहीं बनती है। ओके, जब भी आपको सेल करना है ये पहले ही बता देगा कि अब सेल करो। ये देखिए उसके बाद ये नीचे गिरा, कहां से कहां तक, राइट, यहाँ से यहाँ तक नीचे गिरा है। तो हमेशा याद रखना है जब भी ये मिलता है तो आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, बाइंग का कंफर्मेशन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, पहले तो बाइंग का कंफर्मेशन मिलेगा कि स्टॉक बाय कब करना है। आपका क्रॉसओवर पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्रॉसओवर पॉजिटिव होना चाहिए। दैट इज आपकी के परसेंटेज की लाइन ऊपर हो और डी परसेंटेज की लाइन नीचे हो। निगेटिव क्रॉसओवर कब होता है, निगेटिव क्रॉसओवर पे आपका डी परसेंटेज ऊपर होता है, के परसेंटेज नीचे होता है। डी परसेंटेज ऊपर होता है अगर निगेटिव क्रॉस हो रहा है तो, और डी परसेंटेज नीचे होता है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको और भी कुछ स्टॉक्स दिखा देती हूँ, जैसे आपने अभी देखा टीसीएस, ये देखिए टीसीएस में भी तो यही हो रहा है। ये अब क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज में जा चुका है। ये 1 से 2 दिन में ऊपर जाने के बाद ये ओवरसोल्ड जोन में भी जाएगा। ओके, याद रखिए ये यहाँ से ओवरसोल्ड जोन में भी जाएगा, लेकिन आज कौन सा फेज बन रहा है इसका, रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज बन रहा है।
और रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज में जैसे मैंने कहा, रिटेल इन्वेस्टर बड़े बाइंग करते हैं। ओके, बड़ी बाइंग कौन करता है? रिटेल इन्वेस्टर करते हैं। वहां पे हमेशा एक्युमुलेशन फेज में कौन बाय करेगा? एक्युमुलेशन फेज में आपका हमेशा इंस्टीट्यूट्स बाय करेंगे, जहां पे लाइट चॉपी वॉल्यूम होगा और वहां पे काफी सारे दिन तक स्टॉक यहाँ से स्टक हो जाएगा। ये देखिए, ये एक्युमुलेशन फेज है। उसके बाद काफी अच्छा मोमेंटम आता है स्टॉक में। याद रखिए, उसके बाद स्टॉक ज्यादा गिरावट नहीं दिखाएगा आपका। अगर गिरेगा भी तो क्विकली रिकवर होगा, अगर री एक्युमुलेशन जोन वाला स्टॉक है। एक्युमुलेशन जोन कैसे पता चलेगी? छोटी छोटी कैंडल्स बनेगी और लाइट और चौपी वॉल्यूम रहेगा। क्या होगा? लाइट और चौपी वॉल्यूम रहेगा। आरएसआई और स्टोचस्टिक आरएसआई कहाँ पे होगा? नीचे होगा। ये हमेशा नीचे होगा, 20 से बिलो होगा, दोनों 20 से बिलो होने चाहिए। लाइट और चौपी वॉल्यूम इसका इंडिकेशन होता है छोटे छोटे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए इस स्टॉक में। ये काफी जगह पे है, आप अगर देखते हो ना, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, को इसके साथ कैंडल्स भी यूज करनी जरूरी है। पहले तो याद रखिए, एक दो दिन ऐसे भी हो सकता है कि स्टॉक उसी रेंज में काम करे। ओके, एक दो दिन ऐसे भी हो सकता है कि स्टॉक उसी रेंज में स्टक हो जाए, काम करे। तो हमें कब स्टॉक को देखना चाहिए? जब ये 20 से लेके 30 की रेंज में क्रॉस ओवर होता है। ओके, 20 से लेके 30 की रेंज में क्रॉस ओवर होता है, तभी देखना है। अब यहाँ पे इस स्टॉक में आज क्रॉस ओवर तो दिखा था, लेकिन क्या हुआ? पेट्रोलियम सेक्टर नीचे आया था। आज दोपहर को पेट्रोलियम सेक्टर नीचे आया था। उसके बाद यहाँ पे नीचे भी उसने नीचे की भी रैली दिखाई है। तो हमें इस लेवल पे 3:15 पीएम को ही बाय करना है। कितने बजे बाय करना है? 3:15 पीएम को ही बाय करना है। उससे पहले इंट्राडे करो, निकल जाओ। आपको उससे पहले क्या करना है? इंट्राडे करो और निकल जाओ। लाइन का कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नॉर्मल इंसानों को पता चल जाता है। ये कौन है मुझे मैसेज करने वाला अभी? मैम, ब्लू की जगह ग्रीन लाइन कर लो। सागर पाटिल सर, ऐसे भी पता चल जाता है कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। ओके, लाइन चेंज, कलर चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, अगर किसी को करना है तो दे कैन, लेकिन मुझे यही कलर कंफर्टेबल होते हैं ब्लैक लाइनिंग्स पे, तो मैं यही यूज करती हूँ ज्यादातर केस में। ओके, यहाँ पे चलिए और थोड़ा सा चले जाते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज कब होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज मतलब स्टॉक ऊपर से गिरना तो स्टार्ट करा है, ठीक, लेकिन वहां पे नीचे आएगा और एक शॉर्ट टर्म रिकवरी दिखाएगा। याद रखिए, ये स्टॉक शॉर्ट टर्म रिकवरी इसलिए दिखाता है कि आपके छोटे छोटे इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स को पकड़ना होता है स्टॉक को। उसके बाद फिर नीचे आएगा। जब हम लोग बाय करते हैं ना, मैंने बाय करा और वहीं से मैम गिरना स्टार्ट करा, राइट? ये यहाँ पे होता है। जब मैंने बाय करा और वहीं से गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे होता है। दैट इज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद होता है। तो हमें पहले तो रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज में स्टॉक नहीं लेना है। हम स्टॉक कब लेंगे? याद रखिए, ये छोटे छोटे स्टॉक है, इसलिए ऐसे मोमेंटम दिख रहा है आपको। जब बड़े स्टॉक में मोमेंटम देखोगे ना, वो बड़ा ही मोमेंटम होता है। ये देखिए, एक्युमुलेशन जोन के बाद सीधा ऊपर गया है स्टॉक। ओके, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो हम लोगों ने लास्ट बैचेस में भी एंजॉय किए और इसी वे से किए हैं। एचडीएफसी बैंक लास्ट बैच में दिया था, स्विंग वाले बंदों के पास भी होगा एचडीएफसी बैंक। कहाँ पे मिला था? कहीं यहीं पे तो नहीं मिला था। ये देखिए, जब रीएक्युमुलेशन फेज में स्टॉक था, उसके बाद काफी अच्छी रैली भी दिखाई है। उसके बाद हम लोगों ने एक ब्रेकआउट भी यहाँ पे कैच किया था, राइट? ये आपको ऐसे देखना होता है, यहाँ पे ऐसे जाना होता है। जब भी आप बाइंग करोगे, सेलिंग कब करनी है? क्रॉसओवर हो, 80 से अबव स्टोचस्टिक हो, तब सेलिंग करनी है। ओके, 80 से अबव आपकी सेलिंग होती है हमेशा। अब देखिए, कोई भी स्टॉक में चले जाइए, ये हर एक स्टॉक को अप्लीकेबल है। ओके, हर एक स्टॉक को अप्लीकेबल है। अब इसमें मैं आपको और एक चीज बताती हूँ। सेक्टर्स ढूंढते हो, वीकली मंथली, सब लोग ढूंढते हो सेक्टर्स। नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा, नेक्स्ट वीक कौन सा आएगा, कैसे ढूंढते हो? जो ढूंढते हैं मुझे बताओ, कैसे चेक करते हो कि सेक्टर कौन सा ऊपर जा रहा है? मेरा सर यहाँ पे, जो नहीं ढूंढते हैं उन्हें मैं बता दूंगी, डोंट वरी। जो हाँ बोले है ना, वो मुझे आंसर लिखो। प्राजक्ता मैम, कैसे देखते हो? आपका भी ऐसे था, मुझे देखा था। यूजिंग रेड लिस्ट, यूजिंग इंडेक्स, बाय परसेंटेज चेंज। मॉर्निंग वाला नहीं पूछ रही हूँ, वीकली पूछ रही हूँ।
वीक में कौन सा सेक्टर ऊपर जाएगा वो कैसे पता चलेगा? क्या क्या बताना है मेरा सर? शायद ऊपर चला गया है, आप बता दो। परसेंटेज चेंज तो रितेश सर मैंने ही पढ़ाया है आपको, मैंने या जसप्रीत सर नहीं पढ़ाया होगा। चलो कोई बात नहीं। आज हम लोग इससे स्टोचस्टिक से सेक्टर देखेंगे। नेक्स्ट वीक कौन सा सेक्टर ऊपर जाएगा। ओके। लास्ट बैच को पता है, जो हम लोगों ने लास्ट बैच में भी सेक्टर निकाले थे ना, सारे अच्छे रिटर्न्स दे चुके थे, हेतल मैम दे चुके थे। पूरा वीक के वीक सेक्टर ऊपर थे। आज हम लोग यहाँ से करेंगे कि सेक्टर कैसे देखने हैं। इसके लिए भी सिंपल आपको एक चीज करनी है, जाना है रेड लिस्ट पे। ओके, यहाँ पे स्टोचस्टिक लगना चाहिए। ओके, यहाँ पे स्टोचस्टिक होना चाहिए पहले तो। विजय सर यहाँ से जाएंगे सेक्टर पे। ओके, यहाँ पे आपको सेक्टर ही बता देगा कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है। अगर सेक्टर जाएगा तो सेक्टर के स्टॉक भी जाएंगे। राइट, सिंपल ट्रिक है आपका। अगर स्टोचस्टिक बोल रहा है कि सेक्टर ही ऊपर जा रहा है, तो सेक्टर का हर एक स्टॉक ऊपर जाएगा। अभी ये तो थोड़ा ऊपर चला गया है, आईटी छोड़ दो, आईटी नहीं लेना है अभी। ओके, यहाँ पे ये भी, ये चलेगा हमें। ये कौन सा सेक्टर है? पीएसयू बैंक से। पीएसयू बैंक में कौन आता है? मेरा सर, मैं आपका डाउट लेती हूँ, शायद फिर से ऊपर चला गया है। ये कॉन्सेप्ट होने के बाद आपका ही डाउट लूंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पीएसयू बैंक नेक्स्ट वीक के लिए बाइंग बनेगी। पीएसयू बैंक में कौन आता है? आपका एसबीआई आता है, फेडरल बैंक आता है, ये पीएसयू बैंक के सेक्टर से। इसमें बाइंग बनती है, क्यों? सेक्टर अभी रेडी हुआ है ऊपर जाने के लिए। सेक्टर ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। यहाँ पे और एक चीज दिख रही है आपको, देखिए। विकास सर आराम से बैठे हो, बताओ कौन सी चीज है ये? विकास सिंह सर आराम से बैठे हैं, उनसे पूछ रही हूँ। ओके, डबल बॉटम है। ओके चलो, मिल गए। अभी यहाँ पे देखिए सेकंड, उसके बाद एटो सेक्टर के रिवर्ट हो रहा है फिर से। आज एटो सेक्टर तो बड़ा भाग रहा था, राइट? क्या हो रहा है? रिवर्ट हो रहा है, फिर से लेवल्स ऊपर आ रहे हैं। मीडिया सेक्टर 2 दिन में रिवर्सल दिखाएगा। सबसे अच्छा सेक्टर जाएगा नेक्स्ट वीक का। कौन जाएगा? मीडिया सेक्टर जाएगा। लिख लीजिए, मीडिया सेक्टर सबसे अच्छा रिवर्सल दिखाएगा नेक्स्ट वीक में। क्योंकि अभी हम लोगों ने कहाँ पे पकड़ा है इसे? नीचे ही तो पकड़ा है। ओके, अभी तक ऊपर नहीं गया है। बाकी सेक्टर तो थोड़े ऊपर गए हैं, ये देखिए। ऑलरेडी ऊपर जा चुका है पीएसयू बैंक्स, ये देखिए। ऑलरेडी एटो सेक्टर भी ऊपर जा रहा है, लेकिन मीडिया सेक्टर रेडी हो रहा है ऊपर जाने के लिए। कहाँ पे रेडी हो रहा है? ऊपर जाने के लिए। तो नेक्स्ट वीक का पहला सेक्टर कौन सा है? मीडिया सेक्टर है। मीडिया में कौन आता है? पीवीआर, झील, सन टीवी, ये स्टॉक्स आते हैं। ओके, मेजर स्टॉक ये है। पीवीआर आइनॉक्स वो मर्जर हो चुका है, तो सन टीवी, पीवीआर और झील जाएगा। उसके बाद निफ्टी छोड़ दो, एनर्जी सेक्टर। तो ये एक ब्रेकआउट का रिटेस्ट तो नहीं कर रहा? एनर्जी सेक्टर क्या है? असेंडिंग ट्रायंगल है। क्या है ये? असेंडिंग ट्रायंगल है। ओके, इसका रिटेस्ट कर रहा है और ये रेडी हो रहा है ऊपर जाने के लिए। लेकिन कब देखेंगे? जब ये लेवल को क्रॉस कर जाएगा, तब तक नहीं देखना है। ये लेवल को क्रॉस करेगा तभी देखना है। नेक्स्ट लिख लीजिए, एनर्जी और मीडिया। बिगिनर्स एनर्जी नहीं लिखेंगे, सिर्फ मीडिया लिखो। ये कौन सा सेक्टर है? रियलिटी। कहीं फिर से तो रेडी नहीं हो रहा डीले ऊपर जाने के लिए? गोदरेज प्रॉपर्टीज। प्राइवेट बैंकिंग अभी नहीं लेंगे, ओवरबॉट जोन में जा रहा है। प्राइवेट बैंकिंग मतलब आज जो एचडीएफसी है, आपके सारे सेक्टर्स ने रिवर्सल लिखा है ना, सारे बैंकिंग स्टॉक ने। एचडीएफसी, आपका कोटक बैंक है, एचडीएफसी एएमसी है, एचडीएफसी नॉर्मल वाला है। इन सब ने क्यों रिवर्सल लिखा है? ये देखिए, सेक्टर ही ओवरबॉट जोन में जा रहा था। ओके, तो अभी इसे नहीं लेना है। प्राइवेट बैंकिंग अभी छोड़ दीजिए। फाइनेंस सेक्टर भी अभी नहीं जाना है। फाइनेंस सेक्टर में भी अभी नहीं जाना है, ये यहीं से करेक्ट होगा। फाइनेंस सेक्टर में कौन आता है? बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर। ये स्टॉक क्या है? और ये क्या ऊपर कौन एक पैटर्न बना रहे हैं नीचे गिरने वाला?
यस, बना रहे हैं, ये नीचे गिरेगा। ओके, ये कौन बता रहा है? ये भी हमें स्टोचस्टिक बता रहा है। 1 से 2 दिन में ये सेक्टर करेक्ट होगा। उसके बाद फिर निफ्टी नहीं चाहिए, चलो बैंक निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी भी नहीं लेंगे, ऑलरेडी काफी ऊपर है। ओके, कंजम्पशन सेक्टर, यस, इसमें बाइंग बन सकती है। ये शॉर्ट टर्म रिवर्सल लिखा रहा है, इसमें बाइंग बन सकती है कंजम्पशन सेक्टर में। ओके, उसके बाद सबसे अच्छा सेक्टर लेकिन हमें मिला है मीडिया और एनर्जी अभी तक, उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं है। ये थोड़े ऊपर जा चुके, कंजम्पशन एंड हेल्थ केयर, इसे अभी नहीं देखना है। मैं आपको बताऊंगी इसे कब देखना है। उसके बाद फार्मा भी नहीं देखना है, फार्मा ओवरबॉट जोन में चला जा रहा है। ओके, ये कौन सा सेक्टर है? कमोडिटीज, यस, कमोडिटीज जाएगा ऊपर। कमोडिटीज कुछ बना रहा है, पैटर्न्स तो दिख रहे हैं ना। उसके बाद एफएमसीजी, सबसे फेवरेट इंडिया का सेक्टर, दैट इज द एफएमसीजी। लिखो, ये भी जाएगा नेक्स्ट वीक ऊपर, ये भी नेक्स्ट वीक ऊपर जाएगा। इसे क्या कहते हैं पता है आज के लैंग्वेज में? इसे कहते हैं एन शेप रिकवरी सेक्टर में। ये नया पैटर्न डेवलप हुआ है, किसी ने किया है, मुझे भी पता नहीं, मैंने कुछ पढ़ा था ट्रेडिंग पे ही एक एनालिसिस। ये एन एन पैटर्न रिकवरी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? एन पैटर्न की रिकवरी कहा जाता है, और ये हो रहा है आपके एफएमसीजी सेक्टर में। ओके, मेटल, बाकी लोग लिख लो, बिगनर्स मत लिखना। बाकी लोग लिख लो, मेटल ऊपर जाएगा इस वीक में, बिगनर्स नहीं लिखेंगे। ओके, बिगनर्स नहीं लिखेंगे। तो अभी हमें 3 ही सेक्टर्स मिले हैं, एनर्जी, मेटल और मीडिया। इतने 3 ही मिले हैं जिसमें बिगनर्स मीडिया में काम करेंगे। एनर्जी और मेटल में बाकी लोगों ने काम किया तो भी चलेगा, लेकिन जो बिगनर है एनर्जी और मेटल में काम नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे आपको इन सेक्टर्स को अवॉइड करना है, एनर्जी और मेटल को बाकी लोग ले लेना, बिगनर्स मत लेना, वोलेटिलिटी ज्यादा करेगा। रियलिटी सेक्टर भी ले सकते हो, लिख लीजिए रियलिटी सेक्टर एक, बिगनर्स, रियलिटी, मीडिया। वीकली कर पाओगे ऐसा? संडे को बैठना है 5 मिनट, ये करना है, सैटरडे संडे। ओके, मैं भी यही करती हूँ, मैं अलग से कोई स्टॉक सिलेक्शन नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं भी यही करती हूँ। मैं, मुझसे ज्यादा आलसी तो कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं भी यही करती हूँ, शॉर्टकट में निकालो, उसके सेक्टर निकालो, सेक्टर का स्टॉक देखो, आपको दे दो, खत्म, फिनिश। ओके, यही करती हूँ। अब मुझे ना सिर्फ 2 लोग पहले डाउट लिखो, बाकी लोगों का मैं डाउट बाद में लेती हूँ। यहाँ पे हैंड रेस किसका हो रहा था? एक मेहर सर, और सेकंड कौन था मुझे याद नहीं। मेहरा सर, लिख लीजिए, मैंने आप ही के लिए चैट सेक्शन ऑन किया है, बाकी लोग रुकेंगे। अनम्यूट नहीं, डाउट लिखो। अनम्यूट अभी से स्टार्ट करा ना, तो क्लास नहीं होगी आगे। ओके देवेंद्र सर, मैं देखती हूँ। राजा अरोरा सर, हाँ, मुझे समझ में नहीं आया, आप बाद में मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, ठीक है? बाकी लोग मत लिखो, सिर्फ मेहरा सर लिखेंगे डाउट। मेहरा सर हो, बाकी अक्षय सर, प्रशांत सालुंके सर, ये सब मेहरा नाम से है। ओके, चलो, पता चल गया है, मेहरा सर मिल गया है मुझे डाउट, ठीक है। नीता मैम, रेड लिस्ट कैसे देखनी है, रेड लिस्ट कैसे बनानी है? आपका वहां पे क्लास बना हुआ है, आपने शायद मिस आउट किया है, क्लास देख लीजिए वहां पे। मैंने ऑलरेडी सब लोगों से बनाई है रेड लिस्ट, राइट? सब लोगों ने बनाई है रेड लिस्ट। मे बी सेकेंड क्लास आपका इंडिया विक्स के साथ मैंने रेड लिस्ट बना के दिखाई है आपको कि कैसे बनानी है। तो वहां पे एक बार क्लास देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। जो ये बाद में आए हैं ना, विजय राठौड़ सर, एमएससीडी कहाँ पे यूज करना है? ब्रेकआउट पे यूज करना है सर। स्टॉच कब यूज करना है? डे के चार्ट पे रिवर्सल देखने के लिए यूज करना है। और एमएससीडी कहाँ पे यूज करना है? ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है 15 मिनट्स के चार्ट पे। क्लियर? इसमें से कौन सा नहीं, दोनों यूज करने हैं। ओके, चलो, अब यहाँ पे देखिए,
ये देखिए यहाँ से आपको, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट तो एक बार मैं आपके लिए मेहरा सर एक बार लास्ट बता रही हूँ, ठीक है। मॉर्निंग में आपको परसेंटेज चेंज देखना होता है। मॉर्निंग में क्या देखना होता है, उस दिन के लिए कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है। मॉर्निंग में ये आप परसेंटेज चेंज से करते हो, लेकिन अगर वीकली देखना है तो यहाँ से थोड़े ही देखोगे, एक एक थोड़ी ही देखोगे मॉर्निंग में आके। तो वीकली कब देखना पड़ेगा, वीकली आपको स्टोचस्टिक्स से देखना पड़ेगा। जिन्हें मंथली देखने हैं वो वीक पे लगा दो स्टॉच, वो क्या करेंगे, वीकली पे लगा देंगे स्टॉच, मंथली भी मिल जाएगा। ओके, मंथली भी मिल जाएगा। आपको यहाँ पे दिखना है मेरा सर, यहाँ पे फोकस कर लीजिए। मॉर्निंग में आपको देखना होता है इंट्राडे के लिए परसेंटेज चेंज, कि आज कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, आज आईटी सेक्टर ऊपर जा रहा था, राइट। आईटी के टॉप स्टॉक्स में से कोई भी स्टॉक ले लीजिए। ओके, आईटी के टॉप स्टॉक्स में से कोई भी स्टॉक ले लीजिए। अब यहाँ पे वीकली पे है तो मुझे डेली पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, आज आईटी में रिवर्सल भी था, राइट, यस्टरडे ही रिवर्सल बन चुका था। यहाँ से मुझे ये भी बता रहा था कि आईटी में रिवर्सल है, तो आईटी के सारे स्टॉक्स चले जाएंगे ऊपर। अब आईटी में कौन आता है, आईटी में आता है टीसीएस। ये देखिए टीसीएस का आज का रिटर्न, ये इंट्राडे का है। आपका इंफोसिस, दैट इज इंफी, राइट, ये देखिए गया है ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट कौन आता है, विप्रो, गया ऊपर। ये मॉर्निंग में करना है परसेंटेज चेंज, आपको मॉर्निंग में देखना है, दैट इज इंट्राडे के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे। ओके, अगर आपको वीकली सेक्टर फाइंड आउट करना है कि आपको रिवर्सल ट्रेडिंग करनी है और वीकली सेक्टर फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, स्टोचस्टिक आरएसआई देखना पड़ेगा। ओके, स्टोचस्टिक आरएसआई से देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। ओके गाइस, विप्रो इज द अनदर एग्जांपल ऑफ रिवर्सल। ठीक है, याद रखिए, विप्रो इज द अनदर एग्जांपल ऑफ रिवर्सल। ये मुझे आज ही देना था आपको विप्रो, लेकिन यहाँ पे मैंने दिया नहीं, बिकॉज ये आपको मंडे को ओपनिंग एक बार देखनी पड़ेगी, मंडे को कहाँ पे ओपन हो रहा है। क्यों देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली नेस्टेक से कनेक्टेड होता है आईटी सेक्टर। और अगर नेस्टेक, अगर आज रात को या कल तक अगर यहाँ पे कोई भी चेंज आ गया, तो ग्लोबल के उसके साथ ये पहले जाएगा। ओके, ग्लोबल के उसके साथ पहले जाएगा। मेरा सर, मैंने बता तो दिया है, आप फिर बार बार क्यों हैंड रेस कर रहे हो, आपको ही बताया है ना। आपको वीकली आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे करना है। ओके, वीकली आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे करना है, और डेली का परसेंटेज चेंज वाइज में कर लीजिए। आशीष सर, डाउट लिखिए जल्दी से। रेड लिस्ट आपकी ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है, वहां पे रिकॉर्डिंग देखिए, रिकॉर्डिंग में आपकी रेड लिस्ट ऑलरेडी है। अगर नेस्डेक अप है तो आईटी मंडे को भी आपका अच्छा जाएगा। कुमार सर, वन डे का टाइम फ्रेम। ओके, वन डे का टाइम फ्रेम। आशीष सर, जल्दी से डाउट लिखिए। मोबाइल पे भी करते हो तो वहां पे भी रेड लिस्ट में जाना है, वहां पे ऐड सिंबल्स आता है सर। तो ऐड सिंबल्स में जाके आपको डायरेक्टली सेक्टर्स के नेम राइट करने हैं। जिनके पास सेक्टर की लिस्ट नहीं है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टाइम नहीं दूंगी, वहां पे ऑलरेडी मैंने आपको सेक्टर्स लिखवा के लिए है, जब आपका क्लास लिया था मैंने। सुधीर सर, वो कवर किया जाएगा इस क्लास में नहीं सर, अगली क्लास में कवर किया जाएगा। ओके, इंट्राडे इस पे नहीं करना है आशीष सर, इस पे सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड करना है। आपका स्टोचस्टिक आरएसआई सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज होगा, आपको यहाँ पे नहीं यूज करना है। फ्यूचर मंडे की क्लास में पढ़ने वाले हो आप, अभी फ्यूचर ट्रेड नहीं करना है, अभी नहीं पढ़ाने वाली हूँ। निफ्टी नीचे आएगा तो अमन सर सारे सेक्टर फर्क पड़ेगा, सिर्फ रिवर्सल सेक्टर बचेंगे, बाकी सारे नीचे आएंगे। ब्रेकआउट वाले पहले नीचे आएंगे, कि ब्रेकआउट वाले पहले नीचे आएंगे, बाकी सिर्फ रिवर्सल वाले थोड़े बहुत टाइम के लिए बच जाएंगे, बाद में वो भी करेक्ट होना स्टार्ट करेंगे। मुझे बताइए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये बड़ा सिली क्वेश्चन था। ओके अमन सर, आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था ये क्वेश्चन। मुझे बताइए, अगर किसी भी चीज में, अगर आपके घर में फॉर एग्जाम्पल कोई मेजर, ओके, कोई भी मेजर थिंग ही आपकी फॉल करती है, तो बाकी छोटे छोटे पैदे बचेंगे नहीं बचेंगे ना। ये कौन है, निफ्टी के अंदर अंदर के, जब आप वहां पे जब चेस बोर्ड पे चेस खेलते हो, तो वहां पे क्या होता है, किंग इज द बेस्ट, राइट। किंग और आपका सेकंड होता है
किंग का जो हेल्पर होता है वो बड़ा बेस्ट होता है। अगर उन दोनों ने ही अपने हथियार डाल दिए, दैट इज निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे आ गए, तो पैदे क्या करेंगे बीच के छोटे छोटे ये वहां पे आपके सोल्जर्स क्या कर पाएंगे? नहीं करेंगे वो कुछ भी, वो भी नीचे आएंगे। ओके, ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। ओके, मेरा सर, मैंने आपको बता दिया है। सर आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है? रिकॉर्डिंग देख लो, अगर नहीं होता है तो मैं पर्सनली आपका डाउट सॉल्व करूंगी। अभी हैंड रेज मत करना, हमें आगे बढ़ना है। रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी हो रही है हर रोज की क्लास की। ओके, चलो चार्ट सेक्शन बंद। आप ऐसे नहीं मानोगे, अब मुझे जसप्रीत सर वाली स्ट्रैटेजी ही यूज करनी पड़ेगी आप लोगों के साथ। मुझे बड़ी खतरनाक स्ट्रैटेजी बताई है कल जसप्रीत सर ने, ठीक है? हाँ तो आप बच के रहो। कल की स्ट्रैटेजी जो सर ने मुझे बताई है ना, वो बड़ी खतरनाक है। चलो, अब यहाँ से जैसे मैंने कहा, यहाँ पे विप्रो में एक पैटर्न भी बन रहा है। ये भी देखिए, मुझे अभी दिखा है, मुझे भी पता नहीं था ये बन रहा है। ठीक है, मुझे भी अभी दिखा है। दैट इज द डबल बॉटम बन रहा है। यहाँ पे देखिए, लाइन चार्ट पे डबल बॉटम है। यस, दैट इज द डबल बॉटम। ये ऊपर जाएगा। डबल बॉटम का ब्रेकआउट आज ही हो चुका है। मैंने रिवर्सल के लिए देखा था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे डबल बॉटम ही है। मुझे अभी दिखा है, मुझे भी। ओके, आपको डबल बॉटम बन रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट भी है और रिवर्सल भी है। दोनों एक ही कैंडल से ब्रेकआउट और रिवर्सल बन रहा है विप्रो में। तो यहाँ पे बाइंग बनती है, लेकिन मंडे को देखना पड़ेगा। अगर आपका विप्रो 390 के ऊपर मिल जाता है तो आराम से बाय कर लो। कि 390 के ऊपर मिल जाता है, आराम से बाय कर लो। तक रखना है जब तक ये ओवरबॉट जोन में चल नहीं चला जाता। ये देखिए, लास्ट वीक भी हम लोगों ने, लास्ट मंथ भी इसमें बाइंग करी थी। राइट, लास्ट मंथ भी इसमें हम लोगों ने बाइंग करी थी विप्रो में। ये देखिए, ऊपर गया, ओवरबॉट जोन बन गई, हम लोगों ने सेल कर दिया। क्या करना है? इधर गया, सेल कर दो। ओके, इधर गया, सेल कर दो। उसके बाद नहीं रखना है। जैसे आपने अभी एचडीएफसी एमसी में जल्दी सेल करा है आज, लेकिन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज्यादा थे, इसलिए हम लोगों ने एचडीएफसी एमसी इतना जल्दी बुक कर लिया। तो आपको हर एक स्टॉक को ऐसे देखना है। एक ही काम किया करो कल से। ओके, एक ही काम करना है। यहाँ पे स्टोचस्टिक लगाओ। ओके गोविंदा सर, अभी के लिए डाउट लिख लो। ओके, यहाँ पे स्टोचस्टिक लगाओ और सिंपल आपकी लिस्ट पे जाना है। लिस्ट वाले स्टॉक ऐसे चेक करने हैं। हर रोज यही करना है आपको। यहाँ पे देखना है कौन सा स्टॉक आपको मिल जाता है। ओके, ये देखिए, ऐसे देखना है। क्या है? कैनरा बैंक रिवर्सल है। आपको ऐसे चेक करना है हर रोज। भारतीय एयरटेल नहीं लेना है। विप्रो बन रहा है। एयू बैंक बन रहा है। ओके, इसमें से स्टॉक को शॉर्ट लिस्ट करना है। एंट्री कब करनी है? आपको वो एंट्री के लेवल्स पता है कि एंट्री कब करनी चाहिए, कब अवॉइड करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा था, रियलिटी सेक्टर ऊपर जा रहा है। अगर सेक्टर ऊपर जाएगा तो सेक्टर का हर एक भाई साहब ऊपर जाएंगे। राइट, ये क्या है? रियलिटी सेक्टर है। दैट इज डीएलएफ का स्टॉक है। ओके, आपको आपकी लिस्ट पे जाना है। सिंपल एक ही चीज करनी है। ओके, सिंपल यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे एंट्री बन रही है। सबसे अच्छी एंट्री आज यहाँ पे बन रही है। थोड़ा सा लेट हो चुके हैं एंट्री में, दैट इज रिलायंस में। ओके, रिलायंस में भी एंट्री बन रही है। कल आज के हाई के ऊपर लेंगे। आज का हाई टूटा तो इसे कल की मार्केट में भी ले सकते हो। इतना सिंपल एक ही चीज करना है। स्टॉक अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप जब भी ऐसे नीचे के क्रॉसओवर पे स्टॉक मिलते हैं, वहां पे आपको स्टॉक लेना है। इंडस बैंक कहाँ पे लिया था? लास्ट वीक का ही स्टॉक था ये। राइट, लास्ट वीक का ही स्टॉक था इंडस बैंक। ये देखिए, यहाँ पे लिया था हम लोगों ने। ओके, यहाँ पे देखिए टेक महिंद्रा। ये देखिए, आपको इतना ही सिंपल चीज करनी है। नीचे मिलता है, स्टॉक को बाय करो। ये कौन सा स्टॉक है? बीएचईएल, जो आपने आज ही बाय करा है। ओके, ये देखिए। और रिवर्सल के स्टॉक में याद रखिए, रिवर्सल आपके इंट्राडे भी बनेंगे, स्विंग भी बनेंगे। दोनों चीजें होंगी। ओके, इंट्राडे भी बनेंगी, स्विंग भी बनेगी। अभी भी बीएचईएल की काफी बड़ी अपसाइड बाकी है। याद रखिए, काफी बड़ी अपसाइड अभी भी इसकी बाकी है। दैट इज, ये जाएगा आपका, आपकी, सॉरी, ये बीएचईएल है, 90 रुपीज तक जाएगा। ओके, हम लोगों ने बीएल बाय करा था आज। ओके, तो आपको ऐसे देखना है, सिर्फ एक सिंपल इंडिकेटर यूज करना है और आपको डेली ऐसे पता चलेगा कि कहाँ पे रिवर्सल बन रहा है। बलरामपुर चीनी विल बी द नेक्स्ट रिवर्सल। बलरामपुर चीनी विल बी द नेक्स्ट रिवर्सल। यहाँ पे डबल बॉटम हो रहा है। ये देखिए, है 2 बार बॉटम आउट, बॉटम के पास आ चुका है। यहाँ से ऐसे हो सकता है?
ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है। यस, डबल टॉप पे गिरा था, ये देखिए डबल टॉप बनाया, गिरा, अब रिवर्सल दिखा रहा है। तो आपको एक सिंपल चीज ऐसे करनी है, ये देखिए हीरो मोटोकॉप रिवर्सल ऐसे देखा जाता है। आपको इतना ही करना है डेली, इससे ऊपर नहीं करना है। ओके, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि स्टॉक उसी रेंज में यहाँ पे ओवरबॉट जोन बना दे, उसी रेंज में स्टक हो जाए काफी दिन तक। अगर आपका स्टॉक स्टक हो जाता है ना, तो वो ओवरबॉट जोन बनाता है। क्या बनाता है? वो ओवरबॉट जोन बनाता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही यूज करना है। याद रखिए, जब भी स्टॉक्स देखोगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही यूज करना है। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे HDFC लिया था, राइट, या फिर कोई भी स्टॉक हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे यहाँ पे किसी ने सन फार्मा का एग्जाम्पल दिया था। ओके, सन फार्मा में देखिए मैम क्या हो रहा है। ओके, सन फार्मा पे समझा दीजिए, ऐसे बोला था। अब यहाँ पे देखिए सन फार्मा जब ये नीचे आया था, लाइट चॉपी वॉल्यूम था, ये देखिए एक ही रेंज में स्टॉक काम कर रहा था, और लाइट चॉपी वॉल्यूम भी था यहाँ पे। ये कहाँ पे काम कर रहा था? तो ये रिवर्सल के लिए रेडी तो नहीं हो रहा था। ये देखिए जिस कैंडल पे रिवर्सल बना है, दैट इज सेकेंड कैंडल पे, कि यहाँ पे स्टॉच ने बता दिया था रिवर्सल बन रहा है, राइट, स्टॉच ने बता दिया था। यस, बता दिया था। ये देखिए अभी ये ओवरबॉट जोन में जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन ये ऊपर रहेगा, उसके बाद नीचे आएगा, करेक्ट भी होगा। ओके, जिनका सन फार्मा का डाउट था, ये देखिए जब भी स्टॉक ऊपर जाता है पहले ही स्टॉच बता देता है। ऐसे ऊपर जाएगा तो स्टॉच आपको पहले ही अलर्ट कर देगा कि अब स्टॉक से निकल जाना चाहिए। ये 80 से ऊपर जाएगा तो निकल जाया करिए, वहां पे होल्ड करने का कोई मीनिंग नहीं होता है। जब भी 80 से ऊपर स्टॉक जाएगा तब तक स्टॉक में सेलिंग आएगी। ओके, बाय कब करना है? एक तो बिलो 20 करो, वहां पे थोड़ी दिन तक रुकना पड़ सकता है, लेकिन ये अच्छी बाइंग बनती है 20 से लेके 30 के रेंज में। ओके, ये आपका सिंपल मेथड था, जहां से आप लोगों ने इंडिकेटर के बेसिस पे स्ट्रेटेजी यूज करके आपने स्टॉक देखिए रिवर्सल पे कैसे बाय करनी, इस इतना सिंपल था। ओके, अब मैं आपको थोड़ी सी हार्ड मेथड पढ़ाऊंगी इसमें। ओके, सेकेंड यहाँ पे रिवर्सल की ही स्ट्रेटेजी है, जिन्हें इंडिकेटर पे भरोसा नहीं है उनके लिए है। ओके, गोविंदा सर लिख लीजिए, अगली बार से ना ये हैंड रेस का मेथड ही बंद करूंगी, हैंड रेस का भी करूंगी, सेकंड डाउट सेशन भी नहीं होगा। पता है नेक्स्ट टाइम एडवांस की बैच में डाउट सेशन नहीं होने वाला है। एडवांस की बैचेस में फॉर्म रोल आउट होंगे डाउट सेशन का 90% संजय केसी सर। ओके, यस, मैंने पहले ही बताया गोविंदा सर, नीचे रिवर्सल पे स्टॉक मिला, आराम से फ्यूचर बाय करो, एंजॉय करो। ओके, यही था डाउट, फ्यूचर बाय करो क्या वहां पे? ओके, ठीक है, फ्यूचर बाय कर सकते हो, इक्विटी में करना है इक्विटी करो, ऑप्शन करना है ऑप्शन करो, इट्स योर वे। ओके, अच्छा अमृतसर बोल रहे हैं ऐसे ही होना चाहिए सबके साथ, बड़ा परेशान करते हैं ओके, अमृतसर आपसे झगड़ा करेंगे बाकी लोग, ऐसे मत बोलो। चलो, यहाँ पे 20 चार्ट बंद कर देते। अब यहाँ से स्टॉक का लिस्ट भी मैं ही डेली बना के दूं? क्या काम करोगे आप फिर? यस सर, मैं ही बना के दूं डेली? क्या इंसान हो, अब खत्म हो गया चलो, कोई पढ़ाने का मीनिंग नहीं रहा। एक थाली लेके बैठ जाते हैं, मैं आपको ऐसे बच्चे जैसा खिलाती रहूंगी, जिसे क्या कहा जाता है, स्पून फीड करना। ओके, स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, नहीं देने वाली हूँ, खुद से प्रैक्टिस करनी है। विद्या मैम के स्टूडेंट्स को तभी तक हेल्प मिलती है जब तक सीख नहीं लेते, उसके बाद डांट भी मिलेगी, वहां पे ये भी मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करवाऊंगी आपसे, प्रैक्टिस करनी ही है आपको। ओके, नहीं तो मार्केट में मेरा नाम खराब होगा ठीक है, मार्केट में मेरा नाम खराब होगा, आपका नहीं होगा। सती मैम जल्दी से डाउट लिख दीजिए, ये इंट्राडे में नहीं चलेगा श्याम सर, श्यामला सर इंट्राडे में नहीं चलेगा। चलो आगे बढ़ना है, सती मैम जल्दी से डाउट लिखिए। चलो, अब सेकेंड चीज पे जाएंगे, दैट इज यहाँ पे हमें देखना है कि जब भी ये, ओके, अगर यहाँ पे देखिए जब भी यहाँ पे काम होता है, तो आप यहाँ पे सेकेंड थिंग भी हम लोग जाएंगे। ओके, छोटे टाइम फ्रेम पे बना था, ठीक है सती मैम, बना था छोटे टाइम फ्रेम पे। चलो, यस, फायर्स और ट्रेडिंग व्यू का लिंक सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग
जिन्हें स्कैनर से नहीं करना है, ओके, उनके लिए मेथड, स्कैनर अब निकाल देते हैं, ओके, उनके लिए मेथड। अगर किसी भी स्टॉक में रिवर्सल मिलता है, जैसे मुझे आज दिखा है कि हैप्पीएस्ट माइंड में रिवर्सल है, तो वो स्टॉक ऊपर जा सकता है। मैं यहाँ पे कैसे देखूंगी कि मुझे यहाँ पे बाय या सेल करना है, ओके। अब यहाँ पे कैसे देखूंगी, देखिए मुझे क्या करना है, पहले तो देखना है ये इसका सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अब देखिए रेजिस्टेंस पॉइंट ये है, राइट, लास्ट रेजिस्टेंस पॉइंट तो ये है मेरा अभी के लिए। सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, सपोर्ट मेरा बन रहा है इस कैंडल पे, राइट, ये वाली कैंडल मेरा सपोर्ट है। अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, अगर स्टॉक में रेड कलर की कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है, दैट वाज तो माय सपोर्ट, राइट, वहीं से मुझे सपोर्ट देखना है। मुझे फर्स्ट तो देखना है कि इसके बीच में अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेती हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ये इस पे, तो मुझे प्रॉफिट कितना मिल सकता है, ओके। यहाँ से यहाँ तक मेरा प्रॉफिट कितना बनता है विकास सर, मेरा प्रॉफिट बनता है 65 रुपीज नियर अबाउट, 64.80, मतलब 65 रुपीज के आसपास मेरा प्रॉफिट बनता है। तो ये कितना है, 6.8% है, अगर मैंने सपोर्ट पे ट्रेड बाय करा। लेकिन याद रखिए ये गलती कभी मत करना, सपोर्ट पे ट्रेड कभी भी बाय नहीं करा जाता है। क्यों नहीं करा जाता है, जब तक सपोर्ट का कंफर्मेशन नहीं आता है तब तक आपको सपोर्ट पे ट्रेड नहीं बाय कराना होता है। सपोर्ट का कंफर्मेशन कब आता है, ग्रीन कैंडल के बनने के बाद आता है। कब आता है, ग्रीन कलर की कैंडल बनने के बाद ही पता चल जाता है अब ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। ये देखिए यही तो पुल बैक था, राइट, यहीं से तो पुल बैक था, जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि यहाँ से पुल बैक ले लेता है स्टॉक, ओके, पुल बैक ले लेता है, यही से पता चल जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होता है, जैसे मैंने कहा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का डिफरेंस पहले तो मेजर करना है। लिख लीजिए पॉइंट, आपको क्या करना है, फर्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये सेकंड मेथड है, नहीं यूज करी तो भी चलेगा, लेकिन पता होनी चाहिए, ओके, पता होनी चाहिए कि कैसे यूज करनी है। पहले तो ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकेंड स्टेप, मेजर द डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नीचे से ऊपर तक कितना प्रॉफिट बन सकता है ये डिफरेंस बताएगा। क्या बताएगा, डिफरेंस बताएगा। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बन रहा है अराउंड 65 रुपीज का, ओके, ये मेरा बन रहा है अराउंड यहाँ से 65 रुपीज का प्रॉफिट बन रहा है। तो मुझे यहाँ पे एंट्री लेते वक्त मुझे क्या करना है, मुझे अपने प्रॉफिट का, मेरे प्रॉफिट का 10% या 15% छोड़ के लेना है। एग्रेसिव ट्रेडर 10% छोड़ दो, कंजर्वेटिव ट्रेडर्स 15% अपने प्रॉफिट का छोड़ के एंट्री करेंगे। अपने प्रॉफिट का 10 या 15% कैसे छोड़ना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट याद रखिए सपोर्ट कितने पे है, 950 मेरा सपोर्ट जोन है, राइट। अब यहाँ से मेरा प्रॉफिट कितना बन रहा है, 65 रुपीज बन रहा है, ओके। 65 रुपीज का 10% कितना होता है, पहले तो यहाँ पे डिफाइन कीजिए कि 65 रुपीज का 10% कितना होता है। इसका अगर एग्रेसिव ट्रेडर के लिए 10% छोड़ा जाए तो ये होता है 6.5 रुपीज, इतना तो क्लियर है। 10% होता है 6.5 रुपीज, ओके। ये कौन छोड़ेगा, एग्रेसिव ट्रेडर्स छोड़ेंगे। ये कौन छोड़ेगा, एग्रेसिव ट्रेडर्स छोड़ेंगे। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स कितना छोड़ेंगे, कंजर्वेटिव ट्रेडर्स आपके यहाँ से कितना छोड़ेंगे, कंजर्वेटिव ट्रेडर्स ये छोड़ेंगे अपने प्रॉफिट का 15%। कितना छोड़ेंगे, अपने प्रॉफिट का 15%। यहाँ पे देखिए ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड, यहाँ पे देखिए सेकंड मुझे क्या करना है, मुझे कंजर्वेटिव की एंट्री डिफाइन करनी है। दोनों में 65 रुपीज का गैप है, राइट, 65 रुपीज का गैप है। इसका 65 कितना होता है, यहाँ पे 15% कितना होता है वो पहले देखना पड़ेगा, ओके। इसका 15% होता है यहाँ से 3 + 2.5, मतलब 9 रुपीज 9.20 पैसा, राइट, 9 रुपीज 20 पैसा के समथिंग होता है इसका 15%। देखिए मुझे अगर इसमें से छोड़ना है तो मुझे 9 रुपीज छोड़ने पड़ेंगे, 9 रुपीज वी हैव टू यहाँ से छोड़ने पड़ेंगे, 9.2 समथिंग छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से छोड़ देती हूँ, अमित सर अभी नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद, अभी नहीं थोड़ी देर बाद, क्यों, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, कैलकुलेशन का मेथड है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ओके। फिर सबका फ्लो मिस आउट होगा, मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कंजर्वेटिव ट्रेडर्स, ओके। अब सब मुझे लगता है अमित सर का तो पहला एग्जाम क्वेश्चन है कि छोड़ने क्यों है मैम,
ओके, छोड़नी क्यों है, राइट? मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपका ये क्वेश्चन है कि मैं अपने प्रॉफिट का क्यों छोड़ दूं। अगर सपोर्ट पे लिया और सपोर्ट टूट गया तो, सपोर्ट पे लिया और सपोर्ट ही टूट गया तो विकास सर किसका ये नुकसान होगा, हमारा ही नुकसान होगा। इससे अच्छा है प्रॉफिट का छोड़ दो, राइट? अपने प्रॉफिट का कुछ अमाउंट छोड़ दो, क्योंकि जॉय सर अगर यहाँ पे ये सपोर्ट टूट जाता है, ओके, अगर सपोर्ट टूट गया तो यहाँ से नीचे आएगा प्रोबेबली स्टॉक, राइट प्राजक्ता मैम? यहाँ से नीचे आएगा स्टॉक, अगर ये नीचे आएगा तो कितने सपोर्ट तोड़ेगा ये परमार सर आप बोल भी नहीं सकते हो, राइट विलास मोरे सर? यहाँ से नीचे आते हो कितना नीचे आएगा ये बता भी नहीं सकते हो, तो हम लोग बाइंग ही तब करेंगे यश सर, ओके? यश सर तभी बाइंग करेंगे जब ये ऑलरेडी रिवर्सल बना चुका है, लेकिन हम लोग रिवर्सल पे भी कंफर्मेशन ले रहे हैं, ओके वीपी सिंह सर? हमें रिवर्सल पे भी कंफर्मेशन चाहिए, इसलिए हम लोगों ने पहले तो रेंज कैलकुलेट की, हम लोगों ने देखा सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ग्रीन कैंडल की बात करना है, ये ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होगी या ग्रीन कैंडल बनेगी तब करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, इसके बीच का डिफरेंस देखा, ये 65 रुपीज आ रहा है मेरा। अगर ये 65 रुपीज आ रहा है तो एग्रेसिव ट्रेडर्स जिन्हें पहले कूदने की आदत होती है वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट का 10% ही छोड़ेंगे, अपने प्रॉफिट का 10% छोड़ेंगे। 65 रुपीज का 10% क्या होता है, 6.5 रुपीज होते हैं, 65 रुपीज का 10% होता है 6.5 रुपीज। और कंजर्वेटिव बायर्स 15% छोड़ेंगे, इन्हें थोड़ा डर लगता है तो ये लेट एंट्री लेंगे, ओके? कंजर्वेटिव बायर्स बाद में एंट्री लेते हैं लेकिन अच्छी एंट्री होती है इन्हीं की, तो ये 9.25 रुपीज यहाँ से छोड़ेंगे, कितना छोड़ेंगे, 9.25 रुपीज छोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये कहाँ पे एंट्री बनेगी इसका यहाँ पे बता देती हूँ, एंट्री कहाँ पे बनेगी, एग्रेसिव बायर्स, इनका सपोर्ट, दोनों का सपोर्ट एक ही था, 9.50 रुपीज पे सपोर्ट था, कहाँ पे था, 9.50 रुपीज पे यहाँ पे सपोर्ट था। ये देखिए यहाँ से अगर 9.50 रुपीज यहाँ से सपोर्ट लेवल से 9.50 प्लस मुझे कितना छोड़ना है, मुझे छोड़ने 6.5 रुपीज, मुझे छोड़ने 6.5 रुपीज, तो मेरा ये 9.50 में 6.5 रुपीज मुझे ऐड करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, ऐड करने पड़ेंगे। तो मेरी एंट्री कब बनेगी, मेरी एंट्री बनेगी 956.5 रुपीज के ऊपर, कब बनेगी, 956.5 के ऊपर मेरी एग्रेसिव बायर्स की एंट्री बनेगी। कंजर्वेटिव बायर्स की एंट्री कब बनती है, कंजर्वेटिव बायर्स कितने छोड़ने, 9.2 रुपीज, इनका भी सपोर्ट कहाँ पे है, 950 पे है, राइट? इनका भी सपोर्ट 950 पे ही है, दोनों का सपोर्ट 950 पे ही है, ओके? 950 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस, इन्हें कितना छोड़ना है, 9.25, राइट? हम लोगों ने राउंड फिगर लिया है 9.2, यहाँ से मुझे कितने छोड़ने हैं, कंजर्वेटिव बायर्स को 959 रुपीज पॉइंट 20, कितने छोड़ने हैं, 959 रुपीज, यहाँ से 0.20 रुपीज यहाँ से छोड़ के एंट्री बनेगी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोगों ने इन दोनों की एंट्री डिफाइन कर ली कि एग्रेसिव बायर्स को कब एंट्री करनी चाहिए, कंजर्वेटिव बायर्स को कब एंट्री करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 956 और 961, ओके, जब सपोर्ट लेना स्टार्ट किया, ओके, 956 कब होता है, ये देखिए यहां से तो होता है, फिर से एक बार सपोर्ट, ओके, कैंडल का फिर से एक बार सपोर्ट, ये देखिए 959 रुपीज कब होता है, ये लेवल होता है। इस केस में स्टॉप लॉस लगाना सबसे आसान है, कैसे आसान है मैं बता देती हूँ। आप अपने प्रॉफिट का ऑलरेडी पैसा छोड़ रहे हो, ओके, ऑलरेडी अपने प्रॉफिट का कुछ अमाउंट छोड़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस सपोर्ट पे ही 950 पे ही स्टॉप लॉस लगाना है। अगर यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा आपका सपोर्ट लेवल, ओके? इस लेवल पे अगर यहाँ पे ट्रेड मिलता है तो आपका स्टॉप लॉस यही होगा। ऊपर जाने के बाद मैं आपको और एक चीज बता देती हूँ, अगर मार्केट ज्यादा वोलाटाइल है तो आपको जहां तक पूरा वेट नहीं करना है, इस लेवल तक पूरा वेट नहीं करना है, अगर आपका यहाँ पे मार्केट ज्यादा वोलाटाइल है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पता है, 1015 पे आपका ऑर्डर तो लगा होता है लेकिन स्टॉक क्या करता है, 1013 से ही नीचे आना स्टार्ट होगा, बहुत बार होता है और सबके साथ होता है, राइट? ये होता है सबके साथ, आपका यहाँ पे ऑर्डर तो लगा होता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है बोल के, लेकिन स्टॉक आपका उससे पहले ही नीचे आना स्टार्ट होता है। तो आपको जब ऊपर से छोड़ोगे आपके रेजिस्टेंस पॉइंट का आपको 1% छोड़ के आपको ऑर्डर लगाना है, 1%
रेजिस्टेंस पॉइंट का छोड़ना है। रेजिस्टेंस पॉइंट कितने पे है? 1015 पे है, राइट? तो इसका 1% कितना होता है? नियर अबाउट 1 रुपीज होता है। तो मेरा यहाँ पे एग्जिट कब होगा? 1014 के बाद होगा। ओके, 1014 या 1013 के बाद मेरा एग्जिट होगा इस केस में। समझ में आया? होप सो, आना तो चाहिए। ओके, होप सो आना तो चाहिए। मुझे पता है कुछ लोगों के तो ऊपर से गया होगा, जिन्हें मैथमेटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं उनका तो ऊपर से ही गया होगा। चलो बताओ जल्दी, आया है? अच्छा, गुड। अगर आया है तो वेरी गुड। एग्जिट पॉइंट 1% रेजिस्टेंस का छोड़ना है कार्तिक सर। वेरी गुड क्लास। पहली बार सबके कमेंट्स मिले यस मैम, समझ में आया है। अच्छा, मीनाक्षी मैम बोल रही है ये अच्छा लगा, मीनाक्षी मैम को शायद ये वाला पसंद है। अमित सर लिखिए, चैट बॉक्स ऑन है। ओके, यस सॉरी, भानु कुमार सर ने मुझे करेक्ट कर लिया, मैंने एक गलती की है, पता है आपको? मैंने भी एक गलती की है यहाँ पे। 1000 रुपीज का 1% कितना होता है? 10 रुपीज होता है। ओके, 10 रुपीज होता है। ओके, 10 रुपीज होता है। तो मुझे 10 रुपीज छोड़ के नीचे यहाँ से इसे पहले ही सेल करना पड़ेगा, मतलब मेरी सेलिंग कब आएगी? 1005 के बाद आएगी। ओके, क्या कर सकते हैं प्रशांत सालुंके सर? सर बोल रहे हैं सब लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। डे के चार्ट पे डिसाइड होता है अमित झा सर, आपका हमेशा डे के चार्ट पे डिसाइड होता है स्विंग बनेगा या वहां पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस डे के चार्ट पे ही परफेक्ट बनता है। डालने के तो लिए तो 15 मिनट्स पे भी निकाल सकते हो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहे हो, लेकिन जब भी स्विंग करना है डे के चार्ट पे करना है। ओके, चलो काफी लोगों को ये आपका मेथड पसंद आया है। करो कैलकुलेशन से करो, कोई बात नहीं है। ओके, 2-3 दिन करोगे कैलकुलेशन, उसके बाद चुपचाप बैठ जाओगे, मुझे पता है। चलो मैं आपको बता देती हूँ। रेड के बाद की ग्रीन कैंडल, ओके, रेड के बाद की ग्रीन कैंडल पे सपोर्ट बनता है, और ग्रीन कैंडल के बाद की रेड कैंडल पे रेजिस्टेंस बनता है। 1% रेजिस्टेंस का कार्तिक सर, 1% रेजिस्टेंस का वहां पे यूज तो होता है सर, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे मत करना यूज दलाल सर। ओके, स्वप्निल दलाल सर, वहां पे यूज तो होता है लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे यूज मत करना। किसी को कोई स्टॉक पता है जो रिवर्सल दे रहा है? उस पे एक बार फिर से दिखा देते हैं। आज का सुबह का बंधन बैंक भी रिवर्सल ही था ना। चलो अब यहाँ पे देखिए, अभी तक नहीं समझ में आया वो वाले लोग, ओके, दो मिले हैं ऐसे। अभी यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना है? आपको देखना है सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अभी के लिए इस स्टॉक का सपोर्ट कहाँ पे है? यहाँ पे बन रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से लेती हूँ तो एग्जैक्ट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से मुझे देखना है कि ये मेरा सब अभी के लिए सपोर्ट है। ओके, ये क्या है मेरा? अभी के लिए इस चार्ट का सपोर्ट है। ओके, रेजिस्टेंस कहाँ पे है? अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा रेजिस्टेंस भी देखती हूँ तो भी चलेगा। अगर मुझे ज्यादा दिन तक होल्ड करना है तो मैं बड़ा रेजिस्टेंस देख सकती हूँ, या फिर मुझे नियरेस्ट रेजिस्टेंस देखना है। नियरेस्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए ग्रीन कलर के बाद की रेड कैंडल होनी चाहिए। क्या है? ग्रीन कलर के बाद की रेड कैंडल होनी चाहिए, वहां पे आपका रेजिस्टेंस ड्रॉप हुआ। या फिर थोड़ा अगर बड़ा देखना है तो यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे भी चलेगा। ओके, ज्यादा जल्दी वाला नहीं देना है, आप रुक सकते हो स्टॉक में तो यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, जब ये देखोगे, वो 3 मंथ 4 मंथ का चार्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हो जाएगा। हमें क्या देखना है? शॉर्ट टर्म का सपोर्ट, शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस देखना है। ओके, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से अगर मैं ट्रेड ले रही हूँ तो मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कितना प्रॉफिट मिल सकता है? ये अराउंड 28.80, मतलब अराउंड 29 रुपीज का मुझे प्रॉफिट मिल सकता है जब स्टॉक यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मेरे 29 रुपीज बन रहे हैं, पहले तो याद रखा कीजिए कितने रुपीज बन रहे हैं आपके। यहाँ पे बन रहे हैं हमारे 29 रुपीज। ओके, अब देखिए 29 रुपीज बन रहे हैं, तो अगर आप एग्रेसिव बायर हो तो 2.9 रुपीज छोड़ोगे, दैट इज 10% होता है। ओके, थोड़े से कंजर्वेटिव बायर्स हो तो आपको अराउंड यहाँ से 2.9 प्लस आपको 1.4, मतलब कितना छोड़ना पड़ेगा?
अराउंड यहाँ पे 4.3 रुपीज छोड़ने पड़ेंगे, राइट, 4.3 रुपीज छोड़ने पड़ेंगे कंजर्वेटिव बायर्स के लिए। चलो यहाँ पे करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं टेक्स्ट पे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरा यहाँ पे 29 रुपीज का प्रॉफिट है। ओके, 29 रुपीज का प्रॉफिट है। एग्रेसिव बायर्स का 10% छोड़ना मतलब कितना है? एग्रेसिव बायर्स का 10% छोड़ना मतलब ये क्या है? ये आपका 2.9 रुपीज होता है। कितना होता है? एग्रेसिव बायर्स का 2.9 रुपीज होता है। ओके, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, पूरा लिखने में टाइम जा रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर ये 2.9 रुपीज छोड़ रहे हैं अपने प्रॉफिट का, तो ये कहाँ पे ऐड करना है आपको? सपोर्ट पे ऐड करना है। लिख लीजिए, सपोर्ट पे ऐड करना होता है, क्योंकि एंट्री सपोर्ट से ही बन रही है। सपोर्ट कहाँ पे है? 233 रुपीज पे है। 233.45 पे आपका सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट देखना है, 233 रुपीज.45 पे मेरा सपोर्ट है। इसमें कितने ऐड करने हैं आपको? 2.9 रुपीज। ओके, इसमें कितने ऐड करने हैं? 2.9 रुपीज ऐड करने हैं। जब ये ऐड कर देते हो, ओके, तो यहाँ पे एंट्री कितने पे बन जाती है? ओके, यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको एंट्री कितने पे बन जाती है। तो ये ऐड करने के बाद, ओके, आपकी बन जाती है 236.4 पे एंट्री। इतने पे ही बन जाती है। बता दो, मेरा भी मैथ अच्छा नहीं है तो बता दो सर गलत हुआ तो। ओके, यहाँ पे देखिए, आपका एंट्री बन जाता है कितने पे? आपका यहाँ पे 35 पे एंट्री बन जाता है। 236.35 पे एंट्री बन जाता है। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, ओके, एग्रेसिव बायर्स, कंजर्वेटिव बायर्स भी अपना कितना छोड़ेंगे? 29 रुपीज का ये छोड़ेंगे 15%। कितना छोड़ेंगे? ये 15% छोड़ेंगे। ये 15% कंजर्वेटिव बायर्स छोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है? कंजर्वेटिव बायर्स को छोड़ना है 15%। ओके, ये अराउंड 4.3 रुपीज के आसपास हो जाता है। ओके, यहाँ पे 4.3 रुपीज के आसपास हो जाता है। अगर ये यहाँ से छोड़ देते, ओवरऑल ले लो 4 रुपीज छोड़ रहे हैं। ओके, ओवरऑल ले सकते हो, 4 रुपीज छोड़ रहे हैं कंजर्वेटिव बायर्स। कंजर्वेटिव बायर्स की एंट्री कब बनती है? कंजर्वेटिव बायर्स की एंट्री बनेगी 240 के 237 238 के आसपास। ओके, यहाँ से बनेगी 233 प्लस कितना करना पड़ेगा? 4.3 रुपीज करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा 4.3 रुपीज। तो ये कितना होता है? 237.38 की 75 के बाद। ओके, ये देखिए 237.75 के बाद एंट्री करनी है। ओके, कंजर्वेटिव बायर्स को ये कहाँ पे ऐड किया है हम लोगों ने? सपोर्ट पे ऐड किया है। ओके, ये याद रखिए, ये सपोर्ट पे ऐड हो चुका है। ओके, अब सेल करना कब है? ओके, इसे सेल कब करना है? इसे सेल आपको तब करना है जब आपके रेजिस्टेंस के लेवल का 1% छोड़ना है। इसका 1% कितना है? 2.6 रुपीज है। तो मुझे सेलिंग कब करनी पड़ेगी? ये आप वैसे तो रख सकते हो रेजिस्टेंस पॉइंट तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मार्केट वोलाटाइल होती है ना, तो कभी कभी स्टॉक आपका रेजिस्टेंस पॉइंट से पहले ही नीचे आता है। तो 262 का 2.6 रुपीज कितना होता है? मुझे ये बेचना पड़ेगा 260 के नियर अबाउट, राइट। मुझे बेचना पड़ेगा इसे कितने के नियर अबाउट? 260 के नियर अबाउट ओवरऑल बेचना पड़ेगा। क्लियर है? कब एंट्री करना चाहिए, कब एग्जिट होना चाहिए? अब यहाँ पे देखिए आज के लेवल्स, जस्ट 1 मिनट, मुझे चाहिए ट्रेंड लाइन। ओके, फर्स्ट एग्रेसिव बायर की एंट्री कब बनती थी? 236 के ऊपर ही बनती थी। ये देखिए यहीं पे बनती थी। एग्रेसिव बायर्स की एंट्री तो यहीं पे बनती थी, दैट इज 260 के ऊपर बनती थी। कंजर्वेटिव बायर्स की एंट्री बनती थी अराउंड 238 के आसपास। अराउंड इनकी एंट्री बनती थी 238 के आसपास, तो यहाँ पे बनती थी इनकी एंट्री 238 पे। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, एसएल कहाँ पे लगाना चाहिए? आपका एसएल यहीं पे लगेगा। यहाँ पे जो छोड़ रहे हो ना 10% 15%, यही आपका एसएल लगेगा। ओके, यहीं पे आपका एसएल लगेगा। यहाँ पे एंट्री करनी है आपको, और या फिर इसके बाद करो, यहाँ पे करो या इसके बाद करो एंट्री, तो ये आपको एंट्री तभी करनी है। ओके, यहाँ पे करो या थोड़ा सा कैंडल का कंफर्मेशन आ जाए तब कर सकते हो। रिवर्सल पे याद रखिए हमेशा 3:15 PM के आसपास बाय करा जाता है, लेकिन एंट्री का कंफर्मेशन यहीं पे आता है। ओके, एंट्री का कंफर्मेशन यहीं पे आता है, लेकिन बाइंग हमेशा 3:15 PM की बात करते हो तो वो सेफ एंड अच्छी होती है जब भी रिवर्सल बनता है। ओके, तो आपको एक चीज याद रखिए, नीचे से 10 या 15% छोड़िए, आपकी कैटेगरी देखिए, एग्रेसिव हो 10% छोड़िए, कंजर्वेटिव हो 15% छोड़िए, लेकिन बेचते वक्त दोनों को भी 1% ऊपर से छोड़ना है। ओके, बेचते वक्त दोनों को भी 1% ऊपर की लेवल से बेचना है। ओके, क्लियर?
डन ना। चलो यहाँ पे अब मैं आपको थर्ड पार्ट सिखाऊंगी यहाँ से। ओके, ये तो आपका रिवर्सल था। ओके, ये रिवर्सल था। जैस्मिन मैम एंड संजय सर डाउट लिखिए जल्दी से, मैं थर्ड पार्ट पे बढ़ने से पहले जल्दी से डाउट लिखिए। फ्लो ही नहीं बनने देते हो आप लोग, ठीक है, सच कहो तो फ्लो ही नहीं बनने देते हो, उसके बीच में ही हैंड रेज आ जाता है। चलो यहाँ से बढ़ते हैं। गोविंद सर, बीएल में वहां पे ये हो रहा था। एसएल आपका जो सपोर्ट लेवल है ना जस्मिन मैम, वही आपका एसएल है। ओके, जो 10% ऑलरेडी प्रॉफिट का छोड़ रहे हैं, तो उसमें अलग से एसएल लगाने की जरूरत नहीं है। चलो थैंक यू तुषार सर। शाह सर, जितना छोड़ा है ऑलरेडी प्रॉफिट का कुछ छोड़ रहे हो, उसके ऊपर फिर अलग से एसएल ज्यादा क्यों बढ़ाना है? जो 10% छोड़ रहे हो ना, जो सपोर्ट की रेंज है, वही आपका एसएल है। ओके। यस मनीषा मैम, उसमें से उबेरा रियलिटी अच्छा है। ओके। यस आईटी से ऑल्सो रिवर्सल, ये कल ही आया था, आईटी से हमारे स्कैनर में कल ही था। यस संजय सर, अगर करके आया तो पिरामिडिंग कर सकते हो। मैंने डाउट सेशन कब स्टार्ट किया है, इतने हैंड रेज होना स्टार्ट हुए? आगे नहीं पढ़ना है? चलो डाउट सेशन लेते हैं आगे, कैंसल क्लास, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देती हूँ। नहीं पढ़ना है ना आगे? नहीं पढ़ना है विकास शाह सर? बस। सर आपको आपका एसएल का आंसर मैंने दे चुकी थी। व्हाट विल बी द एसएल? योर सपोर्ट लेवल विल बी द एसएल। ओके, जहां से आपने स्टॉक उठाया है, सपोर्ट लेवल विल बी योर यहाँ पे। ओके, ऐसे मत किया करो, ठीक है, ऐसे मत किया करो। यहाँ से चलिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग ट्रेंड लाइन पे बाइंग सीखेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे देखी जाती है, और ये आपके लास्ट पार्ट है। ओके, आगे वाले स्ट्रेटेजी मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ये लास्ट पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने रिवर्सल तक पढ़े थे। ओके, यहाँ पे आपको और एक चीज पढ़नी जरूरी है, दैट इज ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन बनते कब है, कैसे बनने चाहिए, ये आपको स्टोचस्टिक ही बता देगा। क्या बताएगा? ये आपको स्टोचस्टिक ही बता देगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको हमेशा जब भी कोई भी स्टॉक, पहले तो डे पे देखो कि वो स्टॉक कर क्या रहा है। जैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, स्टॉक आपका हमेशा एक साथ तो ऊपर नहीं जाएगा, और वो जो जाएगा ना ऐसे एक साथ ऊपर जाएगा ना, वो एक साथ नीचे भी आएगा। ये देखिए बंधन बैंक कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था, ये देखिए बंधन बैंक कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था, ये देखिए सिंगल लेग में नीचे आ गया। तो आपको हमेशा ऐसे स्टॉक चाहिए जो आपके धीरे धीरे ही ऊपर जाए। वो क्या बनाते हैं, धीरे धीरे स्टॉक जब भी ऊपर जाता है, याद रखिए वहां पे हाइयर हाइज और हाइयर लोज बनते हैं। ओके, क्या बनते हैं? हाइयर हाइज और हाइयर लोज। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग हमारा निफ्टी। ओके, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एग्जांपल पे ही चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए, निफ्टी ऊपर जाते वक्त या नीचे आते वक्त एक ट्रेंड को फॉलो करता है, राइट? ये देखिए ये क्या है, एक ट्रेंड है। बार बार निफ्टी क्या कर रहा है, चलो यहाँ से भी लिया तो भी ये देखिए निफ्टी क्या कर रहा है, बार बार एक लेवल पे आके यहाँ पे रिवर्सल लेता है। दैट इज द सिंगल लाइन पे रिवर्सल लेता है। ये लाइन आपने सही ड्रॉ करी है या नहीं करी है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपको स्टॉच। ये कौन बताएगा आपको? स्टॉच बताएगा कि आपने लाइन सही ड्रॉ करी है या नहीं करी है। ओके, जस्ट 1 मिनट। चलो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको स्टॉच भी बताएगा कि आपने सही लाइन ड्रॉ करी है या नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा? अब देखिए जब भी आपको ऐसे मिल जाता है ना, आपको क्या देखना है, आपके स्टोचस्टिक ने पहले तो देखना है स्टोचस्टिक उस वक्त क्या कर रहा था जब आपके ये रिवर्सल बन रहे थे। ओके, यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में देख सकते हो, ये देखिए जब भी रिवर्सल होता है तो स्टॉच ही बता देता है अब ये रिवर्सल है। तो आपको यहीं से पता चलेगा कि आपने ट्रेंड लाइन ठीक से ड्रॉ करी है या नहीं। ओके, यहीं से पता चलेगा। ये देखिए ट्रेंड लाइन के पास आ गया, रिवर्सल बता दिया। ओके, तो हमेशा पहली तो चीज याद रखिए, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ड्रॉ कर लीजिए। स्टॉच आपको यहाँ पे स्टॉच की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप प्राइस एक्शन पे हाइयर हाइज और हाइयर लोज हमेशा ड्रॉ करना जानते हो। ओके, हाइयर हाइज और हाइयर लोज ड्रॉ करना जानते हो अगर वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे।
ओके, तो पहले तो ये फॉलो करना है। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो आप स्टॉच के साथ आपका यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हो। जब भी ये ऊपर नीचे ट्रेड करेगा तो स्टॉच ऑलरेडी बता देगा आपका कि ये अब कौन सा जोन है, एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन चल रहा है या और कुछ चल रहा है। मैं आपको यहाँ से लेके जाती हूँ सिंगल ट्रेंड लाइन के एग्जाम्पल पे। ओके, यहाँ पे देखिए ये स्टॉक हमेशा ऊपर नीचे करता रहता है, राइट। यहाँ से हम लोग अभी के लिए ये डाटा सारा क्लियर कर देते हैं। देखिए ये हमें कैसे पता चल रहा था कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन बन रहे थे, आपके डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन रहे थे, स्टॉक एक रेंज में चल रहा था। यहाँ पे देखिए जब आप इस स्टॉक को ठीक से एनालाइज करोगे ना तो ये आपको स्टॉक से भी पता चलेगा। पहले तो ये ट्रेंड लाइन पे चल रहा था, राइट, हाइयर हाइज और हाइयर लोज बना रहा था, राइट। ये देखिए हाई बन गया, फिर लो बन गया, फिर हाई बन गया, फिर लो बन गया। तो आपको क्या देखना होता है, ये हाइयर हाइज और हाइयर लोज देखने होते हैं जब भी स्टॉक सिंगल ट्रेंड लाइन पे एक्ट करता है। हमेशा याद रखना है, ये जब भी सिंगल ट्रेंड लाइन बनेगा सबसे अच्छा सपोर्ट और सबसे अच्छा आपका रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। ओके, सबसे अच्छा सपोर्ट और सबसे अच्छा रेजिस्टेंस एक्ट करेगा आपका सिंगल ट्रेंड लाइन। देखिए ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, ये जब भी अप ट्रेंड का स्टॉक होता है तो हमें क्या देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए ये सपोर्ट सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग करे, एक्ट करे। ये देखिए मुझे किसने कंफर्मेशन दिया है, कहीं स्टॉच ने तो नहीं दिया, विजय गुप्ता सर। स्टॉची तो बता रहा था कि मैंने ट्रेंड लाइन सही ड्रॉ करी है, यहाँ पे भी गलती करी है। ये आपको हमेशा बताएगा। ओके, आपका अप ट्रेंड में भी बताएगा, डाउन ट्रेंड में भी बताएगा। अगर यहाँ पे देखिए अगर स्टॉक आपका डाउन ट्रेंड में भी जा रहा है, आपका रेजिस्टेंस की तरफ कौन एक्ट करेगा, सिंगल ट्रेंड लाइन एक्ट करेगा। ये देखिए आपने जब भी यहाँ पे देखा, ओके, जब भी यहाँ पे स्टॉक ने थोड़ा सा भी रिवर्सल दिखा दिया, ये देखिए स्टॉक ने भी रिवर्सल दिखा दिया, आपको हमेशा यहाँ पे सेलिंग करनी है। जब भी ये पॉइंट्स मिलते हैं ना, यहाँ पे स्टॉच आरएसआई पे सेलिंग करनी होती है। तो ये आपको बताएगा कि आपने जो लाइंस ड्रॉ करी है ये सही है या गलत है। ये आपको सिंपल यही से बता देगा कि आपकी लाइन जो आपने ड्रॉ करी है ये सही ड्रॉ करी है या यहाँ पे गलती करी है। हमेशा याद रखना है कितने टचेस होने चाहिए जब भी सिंगल ट्रेंड बनता है, जब भी सिंगल ट्रेंड लाइन बनता है याद रखिए मिनिमम 2 से लेके 3 टचेस होने चाहिए। ओके, आपकी ट्रेंड लाइन बनते वक्त 3 टाइम्स एटलीस्ट स्टॉक टच करके ऊपर जाना चाहिए, तभी वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बनेगा। 1 या 2 बार बनेगा तो वो ट्रेंड लाइन नहीं है। मिनिमम 2 से 3 टाइम्स एटलीस्ट कंसिडर कर लीजिए। और हमेशा स्टॉक ऊपर जाते वक्त क्या होना चाहिए, आपका स्टॉक हमेशा अगर ऊपर जाते वक्त प्रीवियस हाई से, याद रखिए प्रीवियस हाई से सेकेंड हाई ज्यादा बड़ा बना रहा है, वो स्ट्रॉन्ग आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। क्या है, ट्रेंड अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये बताता है आपका यही वाला, दैट इज हाइयर हाई, सेकेंड हाइयर हाई ऊपर की रेंज ज्यादा बताएगा। ओके, सेकेंड हाइयर हाई ऊपर जाने के बाद ये ऊपर की रेंज ज्यादा बताएगा। ओके, यहाँ पे हमेशा याद रखना है जब भी ये रिवर्सल्स मिलते हैं किसी भी स्टॉक में जाइए, किसी भी स्टॉक में जाइए आपको यहीं पे मिलेंगे रिवर्सल। आज मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला था तो मैं एग्जांपल ज्यादा नहीं निकाल पाई हूँ, लेकिन मैं आपको इसके भी एग्जांपल अलग से दे दूंगी कि आपको ये कैसे देखना होता है। अब देखिए ये भी स्टॉक ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, ये क्या बना रहा था, ट्रेंड बना रहा था। हमेशा याद रखना है जब भी ट्रेंड लाइन बनेगी तो यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन में मिनिमम 2 से लेके 3 टचेस होने ही चाहिए, तभी वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रीवियस हाई से सेकेंड हाई जो बनेगा उसके ऊपर होना चाहिए, प्रीवियस हाई से आपका हाई ऊपर होना चाहिए, तब स्ट्रॉन्ग में ट्रेंड, आपका ट्रेंड में स्ट्रॉन्गनेस माना जाता है। नीचे आते वक्त भी यही होना चाहिए। अगर स्टॉक नीचे आ रहा है तो याद रखिए वही होना चाहिए, आपका स्टॉक नीचे आते वक्त भी उसे ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। ओके, पहले तो याद रखिए उसे नीचे आते वक्त भी ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे महिंद्रा सीआई का एग्जाम्पल ले लीजिए, माझगांव डॉक हमेशा ट्रेंड को फॉलो करता है। नीचे आते वक्त भी आपके कितने टचेस होने चाहिए, मिनिमम 2 से 3 टचेस होने चाहिए ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को, किस पे, ट्रेंड की ट्रेंड लाइन पे आपके वो होने चाहिए। ये देखिए ये महिंद्रा सीआई वाला स्टॉक है, ऊपर जाएगा आपका हमेशा ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, नीचे आते वक्त भी ये ट्रेंड लाइन को हमेशा फॉलो करता है। तो हमेशा इन स्टॉक्स में क्या देखा जाता है, ट्रेंड लाइन के टचेस देखे जाते हैं, आपका ट्रेंड लाइन कहाँ पे काम कर रहा है ये देखा जाता है। ओके, जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल भी दिया था स्पाइस जेट, राइट, काफी डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है, राइट। यहाँ पे देखिए स्पाइस जेट हमेशा ये ट्रेंड क्या बना रहा है, ऐसे तो बना रहा है, राइट। यहाँ पे देखिए अगर ऐसे भी करते हो, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ा ट्रेंड ले लेते हैं, इस स्टॉक का थोड़ा सा बड़ा रेंज का ट्रेंड लेते हैं,
ये देखिए बार बार क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए बार बार टचेस आ रहे हैं, बार बार टच होके वहीं से नीचे आ रहा है। ये देखिए मैंने तो बड़े लाइन पे ड्रॉ करा है, ये देखिए बार बार टच होता है वहीं से नीचे आता है। जिस बार टच होता है वहां पे देखिए स्टॉच क्या कर रहा है, ओवरबॉट जोन में है स्टॉच, ओवरबॉट जोन में था। जब भी टच किया है इसने ट्रेंड लाइन को, ओवरबॉट जोन में चला जा चुका है। अब सेकेंड थिंग, पैरेलल चैनल्स कैसे बनाने चाहिए। पहले तो आपको पता होनी चाहिए हाइयर हाइज और हाइयर लोज में कितना डिफरेंस बन रहा है। ओके, हाइयर हाइज और हाइयर लोज में आपका डिफरेंस कितना बन रहा है। तो मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ कि फर्स्ट यूनिवर्सल केबल भी ले सकते हो, एक्सिस बैंक भी ले सकते हो। ओके, इसके मैं आपको अलग से एग्जांपल दूंगी, या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं टीवीएस मोटर का। अब यहाँ पे देखिए ये स्टॉक तो सालों साल यही पे इसी रेंज पे काम कर रहा है, राइट, सालों साल इसी रेंज पे काम कर रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा मुझे कि ये यहाँ पे ड्रॉ होता है, पैरेलल चैनल ही ड्रॉ होगा। इसके लिए आपको पहले तो फर्स्ट 2 से 3 ट्रेंड बनने देने चाहिए। ओके, पहले से आपको एटलीस्ट 2 से 3 हाइयर हाइज और हाइयर लोज होने चाहिए। अब देखिए ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, फर्स्ट हाइयर हाई बन गया, सेकंड बन गया, थर्ड बन गया, यहाँ पे फोर्थ बनने के बाद इसका कंफर्मेशन आया है कि ये एक स्पेसिफिक लाइन में जा रहा है ऊपर। ये देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा था, यहाँ पे भी 1 2 3 टाइम्स इसने एक ही लाइन को, सिंगल लाइन को टच किया। अब इस केस में क्या करना होता है आपको, इस केस में इसका जो रेंज होता है ना, ये मेजर करना है। आपकी 3 ट्रेंड्स का रेंज मेजर करना है। ये देखिए 75 है, राइट, ये देखिए उसके बाद का हाई से लो का रेंज कितना है, अराउंड 90 के आसपास है, राइट, अराउंड ये 90 के आसपास है। जब यहाँ पे एग्जैक्ट कैंडल टू कैंडल देखते हो ना, ये भी 75 टू 80 के आसपास है। ये देखिए थर्ड टाइम का ये वाला रेंज देखना है। अब यहाँ पे देखिए कहीं ये भी तो इसी रेंज का नहीं है, लास्ट कैंडल का लो लेते हैं तो ये भी इसी रेंज का है। तो यहाँ से क्या पता चल जाता है, हाइयर हाइज और हाइयर लोज एक यूनिफॉर्म वे में ऊपर जा रहे हैं। अगर ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है तो एक सिंपल चीज कीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए मैं आपको और एक चीज बताती हूँ। यहाँ पे अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ये तो सबको आता है, राइट, अप ट्रेंड की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पे ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखिए, ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखिए। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ टचेस हो रहे हैं या नहीं, नीचे हो रहे हैं तो विजय सर ऊपर भी होने चाहिए। ओके, नीचे हो रहे हैं तो ऊपर भी होने चाहिए। यहाँ से क्या पता चलेगा मुझे, स्टॉक एक चैनल में चल रहा है। क्या पता चलेगा, स्टॉक एक मेरा चैनल में चल रहा है। तो यहाँ पे कौन ड्रॉ होगा, यहाँ पे 2 लाइन्स नहीं ड्रॉ हुई, यहाँ से ड्रॉ होगा पैरेलल चैनल। क्या ड्रॉ होगा, पैरेलल चैनल। मिनिमम ऊपर से भी 2 से 3 टचेस होने चाहिए। ये देखिए 1 2 3 है, नीचे कितने हैं, 1 2 3 है। तो यहाँ पे कौन ड्रॉ होगा, ड्रॉ होगा मेरा पैरेलल चैनल। सिंपल चैनल सिलेक्ट करना है, उस लेवल पे ड्रॉ करना है और यहाँ पे पुट कर देना है। अगली बार जब भी यहाँ पे रिवर्सल मिलेगा चैनल के लेवल से, स्टॉक रिवर्स करेगा, बाइंग बनती है। जब भी रिवर्ट करेगा तब तक बाइंग बनती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा वाला स्टॉक आपका, तो ये चैनल के आसपास काम कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ ये चैनल कैसे ड्रॉ हुआ था। पता है आपको, मैंने और आयुष सर ने यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंजॉय किया है। ओके, पूरा एंजॉय किया है। हर बार लेते थे, हर बार बेचते थे। अभी यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट तो देखना है ट्रेंड में जाते वक्त स्टॉक ने क्या किया है, राइट। हमें देखिए कि अप ट्रेंड में तो ये लाइन फॉलो कर रहा है। देखना है कि यहाँ से ऊपर रेजिस्टेंस भी तो सेम लाइन से नहीं ले रहा है। यस शाह सर ले रहा है, सिंह सर ऊपर भी सेम लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ये एक सिंगल चैनल में चल रहा है, राइट संदीप सर, हमारा स्टॉक एक सिंगल लाइन में चल रहा है। यहाँ पे सिंगल लाइन पे चलते वक्त हमेशा पैरेलल चैनल ड्रॉ होता है। ओके, पैरेलल चैनल ड्रॉ होता है। और ये पैरेलल चैनल भी आपने कैसे सही ड्रॉ किया है या गलत ड्रॉ किया है, इसका भी कंफर्मेशन आपको स्टॉक ही देगा। कैसे देगा, ये देखिए, दिख रहा है जो मैं कर रही हूँ। ये देखिए, दिखा क्या किया मैंने, हाइयर हाइज और हाइयर लोस को मैंने स्टॉच के साथ मिक्स करा।
क्या किया मैंने, स्टॉच के साथ मिक्स करा मेरे हाइयर हाइज और हाइयर लोज को। तो हमेशा आपको ये देखना होता है, जब भी आपका चैनल भी बनता है ना, इसका कंफर्मेशन आपको स्टॉच ही देगा। ओके, चलिए यहाँ तक था आपका क्लास रिवर्सल का। ओके, यहाँ से मुझे बताइए, आपको डाउट सेशन लेना है या आपको पढ़नी है आपके ऑप्शन की स्ट्रेटेजी? जो यहाँ पे मुझे बताएगा सबसे ज्यादा आएगा उसी पे काम करेंगे। मैं एक बार